यहाँ ये इरिटेटिंग हो जाएगा। कहाँ जाए? कम ऑन मैन। ओके, अच्छा ये क्या है यार? ओके ओके, अच्छा स्टेट एज अ स्नैपशॉट। स्टेट वेरिएबल जो हम क्रिएट करते हैं वो सिंपल एक जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल की तरह दिखता है, लेकिन वो होता नहीं। जब भी हम उस वैल्यू को चेंज करते हैं तो वो एक पूरे रेंडर को ट्रिगर करता है, ठीक है। और इस बिहेवियर को हम कहते हैं स्नैपशॉट, ठीक है। और इसको हम कंसिडर करते हैं कि रिएक्ट का जो स्टेट है वो एक स्नैपशॉट है, ठीक है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है जिसमें, अच्छा टेक्स्ट तो सही नज़र आ रहा है? काइंडली ज़रा कंफर्म कर सर लीजिएगा। थोड़ा जूम जूम कर ले सर तो। अच्छा सही है अब? अब क्लियर है सर। अच्छा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेट हम किस तरह क्रिएट करते हैं? स्टेट क्रिएट करने का जो सिंटेक्स है वो कुछ इस तरह है कि हम सबसे पहले यूज स्टेट को इंपोर्ट कर लेते हैं रिएक्ट से। यूज स्टेट है हमारे पास क्या? यूज स्टेट बेसिकली हमारे पास एक हुक है जो कि रिएक्ट ने हमें क्रिएट करके दिया है। यूजुअली हमारे पास डिफरेंट हुक्स है, यूज स्टेट हुआ, यूज इफेक्ट हुआ, यूज रिड्यूसर, इस तरह के डिफरेंट टाइप्स ऑफ हुक्स है जो कि ऑलरेडी बिल्ट इन रिएक्ट हमें प्रोवाइड कर रहा होता है। इससे पहले ये हुक्स जो है हम खुद से डिफाइन करते थे जहाँ पे भी हमें इसकी ज़रूरत होती थी। लेकिन अब जैसे ही टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है तो रिएक्ट ने डिफरेंट चीज़ें हमें आउट ऑफ द बॉक्स यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए हैं। इसी तरह उसमें ये हुक भी है कि ये हमें प्रोवाइड कर दी गई है। अच्छा, हुक को डिक्लेयर करने का जो सिंटेक्स है वो इस तरह से है कि हम यहाँ पे सबसे पहले कॉन्स्ट लेट जो भी जिस नाम से हम यहाँ पे जिस टाइप से हम यहाँ पे क्रिएट करना चाहते हैं वो हम यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं। उसके बाद अगर यहाँ पे आप देखो तो हम यहाँ पे स्क्वायर ब्रेसेस यूज़ कर रहे हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। जो सबसे पहले हम यहाँ पे वैल्यू असाइन करेंगे, इस सेंड यहाँ पे जो असाइन हुआ है ये हमारे पास बेसिकली है एक स्टेट वेरिएबल। और उसके बाद यहाँ पे सेट इस सेंड हमने यहाँ पे डिफाइन किया है। बेसिकली ये है हमारे पास एक सेटर फंक्शन। इस तरह से हम एक सेटर फंक्शन डिफाइन करते हैं और इसको डिफाइन करने के लिए फिर हम यहाँ पे इसको इक्वल कर देते हैं किस चीज़ के? यूज स्टेट जो हमने रिएक्ट से इंपोर्ट किया होता है। और यहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू हम यहाँ पे प्रोवाइड कर देते हैं। इसको हम एम्प्टी भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। एम्प्टी छोड़ने से यहाँ पे होगा कि यहाँ पे अननोन असाइन हो जाएगा। अच्छा तो यहाँ पे हम अभी यहाँ पे फॉल्स असाइन कर रहे हैं जिससे ये डिफाइन हो जाएगा कि इस सेंड या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। इन शॉर्ट ये हमारे पास एक बूलियन होगा, ठीक है। और इसकी वैल्यू हम अपडेट कर सकते हैं इस सेट अच्छा, तो यहाँ पे हमारे साथ एक इसकी वैल्यू, इस बूलियन की वैल्यू हम अपडेट करते हैं इस सेटर की फंक्शन से, ठीक है। जो सेटर फंक्शन हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया है। सिमिलरली यहाँ पे हमने एक दूसरा यूज स्टेट डिक्लेयर कर दिया है, स्टेट यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया है मैसेज के नाम से। और उसका जो सेटर फंक्शन है उसको डिक्लेयर किया है सेट मैसेज के नाम से। और यहाँ पे इस मैसेज में जो वैल्यू असाइन की है वो है हमारे पास ये वाली वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पे हम अपनी यूआई को रेंडर करने जा रहे हैं। इससे हम अपने यूआई को रेंडर कर सकते हैं। अगर इस सेंड हमारे पास ट्रू होगा तो जस्ट ये वाला पोर्शन हमारे पास रेंडर हो जाएगा। अगर इस सेंड हमारे पास फॉल्स होगा तो यहाँ पे हमारे पास जो फॉर्म है ये वाला पोर्शन हमारे पास रेंडर हो जाएगा। इस फॉर्म के अंदर हमारे पास क्या है? यहाँ पे हम एक ऑन सबमिट का जो फंक्शन है वो हम यूज़ कर रहे हैं और उसमें हम एक एरो फंक्शन यूज़ कर रहे हैं। इसके अंदर यहाँ पे मैं एक आर्गुमेंट पास कर रहा हूँ ई के नाम से, ई फॉर शॉर्ट फॉर एलिमेंट, ठीक है, जो कि हम फॉर्म एलिमेंट्स के लिए रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, सिंपल एरो फंक्शन है रेस्ट। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट हम यूज़ करते हैं ताकि ऑटो ट्रिगर होने से हम इस
फंक्शन को बचा सकें। ठीक है, ऑटो ट्रिगर का क्या मतलब है? रिएक्ट का स्टेट जब भी अपडेट होगा तो हमारी यूआई जो होगी वो सारी रीट्रिगर हो जाएगी। ठीक है, तो हम नहीं चाहते कि हमारी यूआई ट्रिगर हो किन वैल्यू से, जो कि डिफ़ॉल्ट वैल्यूज हैं। ठीक है, उनसे हम उसको ट्रिगर नहीं करना चाहते। अच्छा, तो यहाँ पे हमने ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट ऐड कर दिया इसका मेथड, और फिर हमने यहाँ पे जो सेटर फंक्शन है इस सेंड का वो हम यहाँ पे कॉल करें सेट इस सेंड, और उसको हम वैल्यू पास कर रहे हैं ट्रू। मतलब क्या है इसका? जब भी ये फंक्शन ट्रिगर हो जाएगा सेटर फंक्शन, इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी और ये ट्रू हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद हम यहाँ पे सेंड मैसेज, जो कि हमारे पास एक अदर कंपोनेंट है, उसमें हम यहाँ पे अपना मैसेज भेज रहे हैं। सेंड मैसेज फंक्शन जो है यहाँ पे डिफाइन हो चुका है, लेकिन जस्ट ऐसा डमी फंक्शन यहाँ पे डिफाइन हो चुका है। अच्छा, उसके बाद हमारा जो फॉर्म यहाँ पे यह फंक्शन हमारा यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। ठीक है, इस ब्रेसेस के साथ, और यहाँ पे हमारा सॉरी कर्ली ब्रेसेस के साथ यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। इसके बाद फॉर्म के अंदर हमारे पास एक टेक्स्ट एरिया है, दूसरा हमारे पास बटन है। अच्छा, यहाँ पे हमने प्लेस होल्डर प्रोवाइड कर दिया मैसेज, और दूसरी हमने वैल्यू में जो भी मैसेज हमारे पास है, जो भी स्टेट है हमारे पास, उस स्टेट को हम यहाँ पे इस वैल्यू को असाइन कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद हमने यहाँ पे ऑन चेंज का मेथड जो है वो यहाँ पे यूज़ किया है। ऑन चेंज, ऑन क्लिक, ये सारे मेथड्स जो है HTML हमें प्रोवाइड कर रहा होता है, तो उसी को हमने यहाँ पे यूज़ किया है, और उसके अंदर हम दोबारा एक एरो फंक्शन को यूज़ कर रहे हैं। ई को ऐसा एलिमेंट हम पास कर रहे हैं, ऐसा आर्गुमेंट। ठीक है, और यहाँ पे जो सेट मैसेज का सेटर फंक्शन है, ठीक है, वो हम यहाँ पे कॉल कर रहे हैं, और उसको ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, इसको टारगेट करके हम यहाँ पे पास करवा रहे हैं। अच्छा, इसको हम यहाँ पे पास करवा रहे हैं। फिर बटन में हमने यहाँ पे इसको टाइप सबमिट रखा है, और इसको हमने नाम दे दिया है सेंड। जैसे ही मैं यहाँ पे इस पे क्लिक कर दूंगा, यहाँ पे मेरी वैल्यू क्या हो जाएगी? इस सेंड की वैल्यू यहाँ पे मेरे पास ट्रू हो जाएगी। ट्रू होते ही मेरा ये वाला पोर्शन रेंडर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ, योर मैसेज इज़ ऑन इट्स वे। मेरा यूआई जो है वो री-रेंडर हो चुका है। अच्छा, अब अगर नीचे हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमें बता रहा है कि जब आप क्लिक करते हैं तो क्या होता है। अच्छा, जब भी हम क्लिक करते हैं तो ऑन सबमिट का जो इवेंट हैंडलर है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। सेट इज सेंड ट्रू, सेट्स इज सेंड, वो उसको ट्रू कर देता है, और उसको इशारा देता है कि न्यू रेंडर जनरेट करवा दो। रिएक्ट जो है वो एक न्यू रेंडर जनरेट करवा देता है इस सेंड के वैल्यू के मुताबिक। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे पास ये मैसेज आया है, जैसे ही हमारी स्टेट की वैल्यू ट्रिगर हो गई, यहाँ पे स्टेट की वैल्यू हमने ट्रिगर कर दी, यहाँ पे री रेंडर जनरेट हुआ, और जनरेट होते ही यहाँ पे हमने ये कंडीशन लगाई है, अगर इस सेंड ट्रू हो तो हमें ये वाला पोर्शन दिखाओ, अदरवाइज हमें ये वाला पोर्शन दिखाओ। ठीक है, तो जैसे ही इसकी वैल्यू ट्रू हुई तो हमें ये वाला पोर्शन दिख गया है। अच्छा, अब यहाँ पे एग्जाम्पल है, एक मिनट यहाँ लोड हो जाए। अब यहाँ पे पिक्टोरियल की हेल्प से समझाया गया है कि अब यहाँ पे हो क्या रहा है। कहाँ चला गया, क्यों जंप लगाया? एक मिनट, अच्छा, अब यहाँ पे देखो, जब हमने क्लिक कर दिया तो हम क्या करें, हम रिएक्ट को बता रहे कि स्टेट को अपडेट करो। ठीक है, उसके बाद रिएक्ट स्टेट को अपडेट यहाँ कर देता है। इस सेंड हमारे पास पहले फॉल्स था। ठीक है, रिएक्ट इसको अपडेट कर देता है। अपडेट करने के बाद रिएक्ट पासेस अ स्नैपशॉट ऑफ द स्टेट वैल्यू इनटू द कंपोनेंट। ठीक है, तो जो भी स्टेट यहाँ पे अपडेट हो चुका है वो इस कंपोनेंट में वो पास करवा रहा है। जैसे ही वो उसमें पास करवा देगा तो यहाँ पे ऑलरेडी हमने बताया जब वो पास हो जाए तो हमारे पास जस्ट ये यूआई रिटर्न होनी चाहिए। उसने कंप्लीट रेस्ट ऑफ द यूआई को इग्नोर कर दिया और ये यूआई हमें दिखा दिया।
अच्छा अच्छा, ये यूआई हमें दिखा दिया, ठीक है। जैसे ही मैं यहाँ पे सेंड पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये यूआई हमें दिखा देता है। अच्छा, लास्ट टाइम हम इस एग्जांपल पे थे, और मैं थोड़ा सा स्मॉल कर देता हूँ, छोड़ो यार बस। अच्छा, लास्ट टाइम हम इस एग्जांपल पे थे कि यहाँ पे एक स्टेट यूज़ हुआ है नंबर के नाम से, और दूसरा उसका एक सेटर फंक्शन है। बेसिकली हमने इस नंबर को जो वैल्यू असाइन की है वो है हमारे पास 0। अच्छा, फिर बटन में हमने ऑन क्लिक का एक फंक्शन बनाया है, बेसिकली जो एक एरो फंक्शन है, और इस सेट नंबर जो सेटर फंक्शन है उसको हमने 3 टाइम्स कॉल कर दिया है, नंबर प्लस 1, फिर नंबर प्लस 1, फिर नंबर प्लस 1। और फिर यहाँ पे इसको दिखाया गया है कि अगर मैं +3 पे क्लिक करूंगा तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा। अच्छा, सॉरी मैं मैसेजेस नहीं देख पाऊंगा, जिसने भी जवाब देना है तो वो वॉइस के ज़रिए से जवाब दे दो, ठीक है। अच्छा, 3 3 आएगा मैं इंक्रीमेंट हमारे हो पास। जाएगा। अच्छा, सही। यस और कोई आंसर देना चाहे? सर एक ही इंक्रीमेंट होगा। हम्म, किसने जवाब दिया ये? काइंडली अप्लाई सर प्रोडक्शन। मैंने वही। ओके, ज़बरदस्त, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ +1 ही इंक्रीमेंट होगा। वो क्यों? वो इसलिए कि आपका ईच स्टेट अभी रेंडर नहीं हुआ, आपका कंप्लीट रेंडर नहीं हुआ कि आपने इसे दोबारा कॉल कर दिया। अब ये कंप्लीट रेंडर नहीं हुआ कि आपने इसी मेथड को दोबारा कॉल कर दिया, तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा, और जस्ट 0+1 ये इसको 1 टाइम इंक्रीज कर देगा। नीचे यहाँ पे डिटेल में बताया गया है कि सेट नंबर +1 नंबर इज 0, सो सेट नंबर 0+1 इसको 1 कर देगा। रिएक्ट प्रिपेयर्स टू चेंज नंबर टू 1 और नेक्स्ट रेंडर। अभी वो चेंज नहीं करेगा जब तक ये फंक्शन आपका कंप्लीट रेंडर हो जाए, वो तब उसके बाद इसको 1 चेंज करेगा। लेकिन उसके बाद हमने दूसरा फंक्शन यहाँ पे चलाया है, सॉरी दूसरा फंक्शन नहीं, यही फंक्शन हमने दूसरी दफ़ा के लिए चलाया है, ठीक है। तो रिएक्ट दोबारा अभी उसका जो नंबर की जो एक्चुअल वैल्यू थी वो अब 0 ही है, वो अपडेट नहीं हुई, ठीक है। वो अपडेट नहीं हुई अभी तक। दोबारा वो नंबर इज 0, ठीक है। तो यहाँ पे सेट 0+1 उसको दोबारा इंक्रीज कर 1 से इंक्रीज करने जा रहा है, ठीक है। लेकिन दोबारा रिएक्ट इसको प्रिपेयर कर देता है नेक्स्ट रेंडर के लिए, ठीक है, कि नंबर इज इक्वल टू 1 होगा, लेकिन अभी रेंडर नहीं हुआ। तीसरी दफ़ा के लिए हम इसी फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। कॉल करते ही नंबर हमारे पास दोबारा से 0 है, फिर से सेट नंबर 0+1 उसको हम यहाँ पे असाइन कर दिया है। रिएक्ट दोबारा उसको प्रिपेयर करता है नेक्स्ट रेंडर पे के नंबर को 1 कर दे, ठीक है। इवन तो हमने सेट नंबर को 3 टाइम्स कॉल कर दिया है, इन दिस रेंडर इवन हैंडलर नंबर इज ऑलवेज 0, ठीक है। तो जितनी दफ़ा भी हम इसको कॉल करते तो यहाँ पे नंबर हमारे पास 0+1 0+1 0+1, ठीक है। तो ये इंक्रीज नहीं होगा, इन सिंपल हमारे पास ये इस तरह से एग्जीक्यूट होगा 0+1 0+1 0+1। लेकिन फर्स्ट टाइम ये एग्जीक्यूट हुआ, रिएक्ट इसको नेक्स्ट रेंडर पे नंबर को इंक्रीज कर देगा। अभी वो रेंडर नहीं हुआ, हमने दोबारा इसी सेटर फंक्शन को कॉल कर दिया, फिर इसी को ही इंक्रीज करें। हमारे पास नंबर की जो वैल्यू है वो 0 है, उसको हम 1 से बढ़ा रहे। सिमिलरली हम इसको थर्ड टाइम के लिए कॉल कर रहे। सो फॉर द नेक्स्ट रेंडर नंबर जो होगा वो हमारे पास 1 ही होगा। अच्छा, इसके बाद अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो हमारे पास नंबर 2 हो जाएगा। वो क्यों? वो इसलिए कि अब हमारे पास नंबर 1 था, ऑलरेडी स्टेट में हमारे पास 1 सेफ था। तो अब क्या होगा, 1+1 1+1 1+1, आखिरी वाला स्टेट जो है ये चल जाएगा और हमारे पास नंबर जो है वो 2 हो जाएगा। अब अगर मैं तीसरी दफ़ा इस पर क्लिक करूँगा तो हमारे पास इसकी जो आंसर होगी वो 3 हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से रिएक्ट बेसिकली इस तरह से काम करता है जब तक उसका कंपोनेंट उसका स्टेट पूरा रीरेंडर नहीं होता, वो स्नैपशॉट रीरेंडर नहीं होता, वो
स्टेट जो है उसको अपडेट नहीं करने देता, ठीक है, बल्कि वो कर नहीं सकता उस स्टेट को अपडेट। अच्छा, अब यहाँ पे हम एक और फंक्शन को देख रहे हैं। अच्छा, ये बढ़ता नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास एक वही वही एग्जाम्पल है, लेकिन सिंपल यहाँ पे सेट नंबर नंबर +5 है और अलर्ट नंबर। अच्छा, इससे आपको ये एग्जाम्पल और भी क्लियर हो जाएगा। जब भी मैं +5 पे यहाँ पे क्लिक करूँगा, हमारे पास एक अलर्ट आ जाएगा। अलर्ट के बाद जो हमारा नंबर है वो इंक्रीज हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे मैं +5 कर रहा हूँ, यहाँ पे +5 मैंने कर दिया है, लेकिन यहाँ पे UI जो है वो अभी रेंडर नहीं हुई, यहाँ पे सिंपल 0 है, ठीक है। वो क्यों? क्योंकि यहाँ पे, अच्छा अब स्क्रीन स्ट्रक हो जाए, इसको जैसे ही मैं ओके कर दूंगा यहाँ पे मेरी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे हमने 0 असाइन किया था कि हमारा नंबर जो है उसकी करंट वैल्यू, बेसिक वैल्यू जो है वो 0 है, ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ पे 5 आ गया है। अब अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो अलर्ट में मेरे पास 5 आएगा, क्योंकि इस मौजूदा स्टेट में इस स्टेट की वैल्यू मेरे पास 5 है, ठीक है। यहाँ पे मैंने दोबारा क्लिक कर दिया, अब यहाँ पे 5 है मेरे पास। जैसे ही मैं ओके कर दूंगा, रिएक्ट इस कंपोनेंट को रेंडर कर देगा और यहाँ पे इसकी वैल्यू को +5 से इंक्रीज कर देगा, जो कि मेरे पास 10 होगा। अब अगर मैं तीसरी दफ़ा इस पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास इस मौजूदा स्टेट की जो वैल्यू होगी वो मेरे पास 10 होगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मेरे पास मौजूदा स्टेट की वैल्यू 10 है। जैसे ही मैं इसको ओके कर दूंगा, रिएक्ट इस कंपोनेंट को रीरेंडर कर देगा और इसको +5 से इंक्रीज कर देगा। तो यहाँ पे देखो इसको 15 तक ये लेके गया है। तो बेसिकली क्या हो रहा है, रेंडर से पहले हमारा स्टेट चेंज नहीं होता। स्टेट हमारा कब चेंज होता है? जब हमारा स्नैपशॉट रीरेंडर हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे एक और एग्जांपल है। अब वही सेम हम यूज स्टेट यूज करें, नंबर की इनिशियल वैल्यू हमने 0 रखी है, सेटर फंक्शन हमने यहाँ पे डिफाइन किया है। अब यहाँ पे हम नंबर को डिस्प्ले करा रहे, बटन ऑन क्लिक है, यहाँ पे सेट नंबर नंबर +5 जो सेटर फंक्शन है उसको कॉल करें और नंबर +5 मतलब 0 + 5 इसको करें इनिशियली, ठीक है। फिर सेट टाइम आउट हमने लगाया है कि अलर्ट नंबर, अलर्ट को आप 3 सेकंड के बाद दिखाओ, ठीक है। और ये वाला फंक्शन हम इसको पहले से एग्जीक्यूट कर रहे हैं और इसको एसिंग फंक्शन है हमारे पास, ये कुछ देर बाद हमारे पास एग्जीक्यूट होगा। अब अगर यहाँ पे मैं +5 प्रेस करूँगा तो UI मेरी अपडेट हो जाएगी, ठीक है। तो कोई बता सकता है अलर्ट में अलर्ट के अंदर जो नंबर का जो स्टेट में पास कर रहा हूँ उसके अंदर क्या वैल्यू होगी? एनीवन गेस कर सकता है? सर 5 आएगी। अच्छा, 5 आएगी, लेट्स सी। अच्छा, यहाँ पे 0 एग्जैक्टली 0 आएगी। अच्छा, UI अपडेट हो जाएगी 5। अच्छा, यहाँ पे अब मैं क्लिक कर रहा हूँ, UI में मुझे इंस्टेंटली 5 दिख जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रिएक्ट ने मेरे स्टेट को यहाँ पे रिएक्ट ने इसको रीरेंडर कर दिया है, लेकिन अलर्ट में अभी भी स्टिल मेरी वैल्यू 0 आ रही है। वो क्यों? क्योंकि वो एक एसिंग फंक्शन था और यहाँ पे जो मेरा स्टेट था वो करंटली इस वक्त 0 था, ठीक है। तो इसलिए रिएक्ट इसको अपडेट नहीं कर रहा, सेम टू सेम जो उसमें लास्ट टाइम जो वैल्यू थी उसी को दिखा रहे। अब अगर मैं यहाँ पे दोबारा क्लिक करूँगा, यहाँ पे मेरी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन लास्ट टाइम यहाँ पे जो वैल्यू थी जो कि अब 5 है मेरे पास, वो अलर्ट में मुझे दिखेगा। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे मैंने 10 कर दिया, विद इन 3 सेकेंड यहाँ पे मुझे 5 नज़र आ जाएगा। अब दोबारा यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पे 15 हो जाएगा, लेकिन अलर्ट में मुझे 10 नज़र आएगा। अब ये हो क्यों रहा है? जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया कि रिएक्ट तब तक उस स्टेट की वैल्यू को अपडेट नहीं करता जब तक हम इसे रीरेंडर ना करवाएं, ठीक है। सर ये स्टेट रेंडर होने से क्या मुराद है सर? अच्छा, स्टेट रेंडर होने से ये मुराद है कि वो आपके UI को रिफ्रेश कर देता है इन सिंपल वर्ड्स, ठीक है। अगर मैं डिटेल में जाऊंगा, यहाँ पे डॉम ट्री, एक मिनट। अच्छा, यहाँ पे इसकी एक एग्जांपल ली है, ये देखो।
अच्छा, अब यहाँ पे इसकी एक एग्जांपल दी है, रिएक्ट एग्जीक्यूटिंग द फंक्शन। आप एक फंक्शन बनाते हो, रिएक्ट उसको एग्जीक्यूट कर देता है। कैलकुलेटिंग द स्नैपशॉट, जो स्नैपशॉट है उसको कैलकुलेट कर देता है। अपडेटिंग द डॉम, डॉम बेसिकली क्या है, एक ट्री है हमारे पास जो HTML हम डिक्लेयर कर देते हैं, उसको ब्राउज़र एक सिक्वेंशियल वाइज वहाँ पे हमें डिस्प्ले करा देता है। अब रिएक्ट क्या कर देता है, वो डायरेक्टली उस डॉम को अपडेट करवा देता है। तो यहाँ पे जिस तरह आपको दिख रहा है, ये इस डॉम को अपडेट कर रहा है। पहले हमारे UI कुछ इस तरह सी थी, लेकिन जैसे ही हमने यहाँ पे इस फॉर्म को ट्रिगर कर दिया, उसने रिएक्ट ने उस स्नैपशॉट को कैलकुलेट कर दिया, उसके बाद रिएक्ट ने इस डॉम को अपडेट कर दिया। अपडेट होने के बाद इसकी जो UI है वो हमारे पास कुछ इस तरह से हो गई है। लास्ट टाइम किस तरह थी, वो एक फॉर्म था हमारे पास, उसमें एक सबमिट बटन था, इनपुट था हमारे पास, लेकिन UI जब रेंडर हो गई तो यहाँ पे इसने डॉम ट्री को अपडेट कर दिया और जो दूसरी UI है उसको हमारे सामने लाके दिखा दिया। एग्जैक्टली यहाँ पे भी यही हो रहा है। अच्छा, ठीक है, तो यहाँ पे भी यही हो रहा है, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ उस नंबर को इंक्रीज करवा रहे हैं। क्या मसला है? अच्छा, यहाँ पे सिर्फ इस नंबर को हम इंक्रीज करवा रहे हैं, बाकी UI हमारी सेम टू सेम हम रख रहे हैं। वहाँ पे हमने कंडीशन लगाई थी कि इफ़ इस सेंड अगर ट्रू है तो हमें ये वाली UI दिखा दो, अगर फॉल्स है तो हमें ये वाली UI दिखा दो। ठीक है, यहाँ पे ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, हम वही UI दिख रहे हैं जो हम चाहते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो नंबर है उसकी वैल्यू हम चेंज करवा रहे हैं, और वो सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल है स्टेट की मदद से, जो कि हमारे पास रिएक्ट का एक यूज़ हुक है। ठीक है, उसके ज़रिए से यहाँ पे हम इसको अपडेट करवा रहे हैं। ठीक है, आई होप इट क्लेरिफाइज। अच्छा, आई थिंक इसको मैंने समझा दिया है। ये कंप्लीट कर दिया मैंने गाइस। यस, ये हो गया सर। अच्छा, इसकी समझ आ गई? यस सर, मतलब रेंडर उस वक्त मतलब वो जब अपना जो स्नैपशॉट ब्राउजर में अपडेट नहीं करता, बेसिकली यही उसको स्टेट अपडेट्स होता है डॉम ट्री में, जब वो अपडेट नहीं करता वैल्यू को। उस वक्त तक उसकी जो स्टेट होगी उसकी वैल्यू पुरानी वाली वैल्यू होगी। ठीक है, स्टेट अपडेट करने के बाद ये अपने वैल्यू को अपडेट कर देगा। अच्छा, ये भी हो गया। सही है सर। अच्छा, अब यहाँ पे एक और एग्जांपल है जिसमें हम स्टेट्स बना रहे हैं टू और मैसेज के नाम से, और इसके सेटर फंक्शन सेट टू और सेट मैसेज के नाम से यहाँ पे डिक्लेयर कर रहे हैं। अच्छा, टू को हमने वैल्यू असाइन कर दी एक स्ट्रिंग जो कि हमारे पास ls है, और मैसेज पे हमने यहाँ पे लिख दिया हेलो। अच्छा, यहाँ पे हम एक राउट हैंडलर फंक्शन यहाँ पे हम एक हैंडल फंक्शन बना रहे हैं जिसको हम कॉल करेंगे अपने फॉर्म में। ठीक है, बेसिकली हम यहाँ पे कर क्या रहे, एक हैंडल सबमिट के नाम से फंक्शन बना रहे हैं और इसको पैरामीटर पास करें ई, और फिर यहाँ पे ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट हम यहाँ पे पास करवा रहे हैं। सेट टाइम आउट यहाँ पे लगा रहे, अलर्ट योर मैसेज यू सेड, आपका जो मैसेज है टू, और जिसको आपने मैसेज भेजा है वहाँ पे हम इसको फॉरवर्ड करवा रहे हैं। ठीक है, और सेट टाइम आउट के मदद से हम 5 सेकंड तक इसका इंतज़ार करेंगे। अब यहाँ पे फॉर्म में हमारे पास क्या है, ऑन सबमिट में हम इस फंक्शन को कॉल करवा रहे हैं जो हैंडल सबमिट है हमारे पास, और फिर यहाँ पे टूस और सेलेक्ट में हम यहाँ पे वैल्यू को 2 के साथ मैच कर रहे हैं जो कि हमारे पास ls है फ़िलहाल के लिए, और फिर ऑन चेंज ई डॉट सेट टू, जो भी 2 की जो नई वैल्यू होगी उसको सेटर फंक्शन की मदद से हम यहाँ पे ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू को यहाँ पे टारगेट करेंगे और इसके ज़रिए से यहाँ पे चेंज कर देंगे। अच्छा, ऑप्शन में हम यहाँ पे वैल्यू ls, वैल्यू बॉब, ls इस तरह से असाइन कर देंगे। अब इस सेलेक्ट के अंदर जो भी मैं सेलेक्ट कर दूंगा उसकी वैल्यू को यहाँ पे सेटर फंक्शन के मदद से मैं यहाँ पे अपडेट कर दूंगा।
ठीक है, जो कि टू की वैल्यू होगी, नई वैल्यू होगी हमारे पास। अच्छा, इसके साथ साथ टेक्स्ट मैसेज में यहाँ पे वैल्यू मैसेज में यहाँ पे पास करवा रहा हूँ, और ऑन चेंज सेट मैसेज को मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ, सॉरी मैसेज को सेटर मेथड की हेल्प से यहाँ पे मैं चेंज कर रहा हूँ। और किस चीज़ को मैं टारगेट कर रहा हूँ? वैल्यू को ही मैं टारगेट कर रहा हूँ। अच्छा, जैसे ही मैं टाइप बटन पे सेंड पे क्लिक करता हूँ तो मेरा मैसेज सेंड कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे मैं हेलो एलिस को सेंड कर रहा हूँ, ठीक है, तो मेरा मैसेज अच्छा, अलर्ट में टाइम बहुत ज़्यादा है, इसको मैं थोड़ा सा कम कर लेता हूँ, 2 सेकेंड, लेट इट रीरेंडर। अच्छा, जैसे ही मैं सेंड पे क्लिक कर दूंगा, अच्छा, यस सर, आवाज आ रही है थैंक आपकी। यू। अच्छा, दोबारा से यहाँ पे मैंने टाइम 5000 जो है मिली सेकेंड कर दिया, जो कि 5 सेकेंड्स के बराबर है। अब यहाँ पे हमारे पास फॉर्म है, एक मिनट, स्क्रीन शो नहीं हो रही, ओके, स्क्रीन शेयर कर लें काइंडली। अच्छा, स्क्रीन शेयर हो, अच्छा, यस सर। कंफर्म। अच्छा, यहाँ पे हम डिफरेंट वैल्यूज़ पास कर रहे हैं, एल एस बॉब। जैसे ही जिस वैल्यू को मैं यहाँ से सेलेक्ट कर दूंगा तो मैं अपने रिएक्ट को यहाँ पे री रेंडर करवा दूंगा, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही मैं उसको चेंज कर दूंगा तो यहाँ पे मैंने ऑन चेंज का इवेंट हैंडलर लगाया है। जैसे ही मैं ये ऑन चेंज जैसे ही ट्रिगर हो जाएगा तो ये क्या करेगा, सेटर मेथड को कॉल कर देगा। सेटर मेथड को कॉल करते ही ये 2 की वैल्यू चेंज कर देगा। जैसे ही 2 की वैल्यू चेंज हो जाएगी, ये दोबारा पूरे यूआई को रीरेंडर करवा देगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अब मैं फ़िलहाल एलएस सेलेक्ट कर लेता हूँ और सेंड मैसेज पे क्लिक कर देता हूँ, तो इनिशियली ये मैसेज जा रहा है एलएस के ही, हाँ, ठीक है। तो अब ये यू सेड हेलो टू एलएस। अच्छा, अब यहाँ पे मैं दोबारा सेंड कर देता हूँ, लेकिन उससे पहले कि मुझे पॉपअप दिखाए, यहाँ पे मैंने वैल्यू को बॉब कर दिया है, लेकिन स्टिल वो मुझे दिखा रहा है कि यू सेड हेलो टू एलएस, ठीक है। वो अब भी मुझे एलएस दिखा रहा है, हालांकि यहाँ पे वैल्यू मैंने चेंज कर दी है। अब अगर मैं दोबारा सेंड कर दूं और यहाँ पे एलएस सेलेक्ट कर दूं तो अब मैसेज बॉब को जाएगा, ठीक है, हालांकि यहाँ पे मैंने वैल्यू एलएस रखी है। तो कहने का मकसद क्या है? कहने का मकसद ये है कि स्टेट की वैल्यू तब तक अपडेट नहीं होगी जब तक वो पूरा रीरेंडर ना हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं कर क्या रहा हूँ, मैं यहाँ पे एलएस, जब एलएस को मैंने मैसेज भेजा, सेंड कर दिया, तब तक वो रिएक्ट का जो रेंडर था उसको मैंने यहाँ पे फोर्सफुली 5 सेकेंड के लिए रोका था, ठीक है। 5 सेकेंड से पहले पहले यहाँ पे इसकी वैल्यू मैंने चेंज कर दी, लेकिन वो चेंज वैल्यू जो है उस ट्रिगर पे कोई फ़र्क नहीं करेगा जो ऑलरेडी मैं इनिशिएट कर चुका हूँ। इनिशिएट करते वक्त जो 2 की वैल्यू थी वही मैसेज के साथ अटैच हो जाएगी, ठीक है, तो हमें वही दिखेगा। सिमिलरली अगर उसके बाद मैं दोबारा सेंड पे क्लिक कर दूँ और यहाँ पे तीसरी दफ़ा के लिए वैल्यू चेंज कर दूँ, तो दूसरी के लिए जो वैल्यू मैंने सेलेक्ट की थी वही उस मैसेज में हमारे पास शो होगी, और तीसरी वैल्यू जो यहाँ पे मैंने रखी है उसको इग्नोर कर दिया जाएगा, क्योंकि वो नेक्स्ट रेंडर पे हमें दिखेगा, ऑन दिस करंट रेंडर वो हमें शो नहीं होगा। अच्छा, उम्मीद है इंशाल्लाह ये आप लोगों को समझ आया होगा। अच्छा, यहाँ पे कुछ चैलेंजेस है, ठीक है, एक चैलेंजेस है, इसको आप लोगों ने खुद करना है। इम्प्लीमेंट अ ट्रैफिक लाइट, हियर इज अ क्रॉसवॉक लाइट कंपोनेंट दैट टॉगल्स व्हेन द बटन इज प्रेस्ड। अच्छा, यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि किस तरह आप इसको कर सकते हो। एड एन अलर्ट टू द क्लिक हैंडलर व्हेन द लाइट इज ग्रीन एंड सेज वॉक, clicking the button should say stop is next when the light is red and says stop, clicking the button should say walk is next, ठीक है। तो आपने एक अलर्ट बनाना है, और अलर्ट में होगा क्या, ठीक है,
बाकी मैं नहीं समझाऊंगा, यहाँ पे आप खुद देख लो और करने की कोशिश इसकी करो। यहाँ पे अगर नहीं हो पा रहा है आपसे तो यहाँ पे शो सोल्यूशन पे क्लिक करके आप इसे कर सकते हो, लेकिन मैं आप लोगों को सजेशन दूंगा कि शो सोल्यूशन से पहले आप उसको खुद रिजॉल्व करने की कोशिश करो। अच्छा, इसमें अगर कोई मसला हो तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अच्छा, सस्पेंस। सस्पेंस है क्या? सस्पेंस लेट्स यू डिस्प्ले अ फॉलबैक until its children have finished loading। अच्छा, यूजुअली जब हम किसी आउटर एपीआई को कॉल करते हैं तो यूजुअली वो कुछ टाइम लेता है, ठीक है। तो उस वक्त तक जो हमारा पूरा पेज है वो हमें ब्लैक कंपोनेंट दिखता है, एक ब्लैंक सा पेज हमें नज़र आता है लोडिंग करते वक्त। तो हम क्या कर सकते हैं उससे बचने के लिए, जो कि यूज़र इंटरफेस के लिहाज से एक बैड इम्पैक्ट पड़ता है क्लाइंट पे, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इस तरह कर सकते हैं कि यूज़र को कुछ लोडिंग शोडिंग दिखा के अपना कंपोनेंट लोड करवा देते हैं। तो यहाँ पे रिएक्ट हमें एक दूसरी चीज़ प्रोवाइड कर रहा है सस्पेंस के नाम से। इसको हम यूज़ कर सकते हैं इस तरह के सिनेरियो को हैंडल करने के लिए। अच्छा, सस्पेंस में यूजुअली हम यहाँ पे फॉल बैक प्रोवाइड करते हैं, जो हमारी लोडिंग यहाँ पे या तो हम लोडिंग की जो कंपोनेंट हमने बनाई है वो पास कर देते हैं, या सिंपल यहाँ पे कुछ टेक्स्ट वगैरह पास कर देते हैं कि जब तक ये कंपोनेंट लोड ना हो आप ये वाला टेक्स्ट दिखा दें। अच्छा, इसकी एग्जांपल, अच्छा यहाँ पे इसकी एक एग्जांपल है। अच्छा, यहाँ पे इसकी एक एग्जांपल है, यहाँ पे हम इंपोर्ट कर रहे हैं सस्पेंस को, कहाँ से? रिएक्ट से, ठीक है। इसको हम नेक्स्ट.जेएस में भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट.जेएस में ही इसको दिखा दूंगा कि नेक्स्ट.जेएस में इसको हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे इंपोर्ट एल्बम फ्रॉम एल्बम्स, इसको हम यहाँ पे इंपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे हम आर्टिस्ट के जो नेम्स है वो यहाँ पे दिखा रहे। फिर यहाँ पे सस्पेंस में हम फॉल बैक जो लोडिंग की यूआई है वो हमने यहाँ पे डिफाइन की है कि H2 होगा, ये इमेज इसके साथ होगा और लोडिंग डॉट डॉट ये हमें दिखना चाहिए इस लोडिंग की यूआई में। वो हमने यहाँ पे प्रोवाइड कर दी, जो कंपोनेंट हमने बनाया है उसी को ऐसा कंपोनेंट यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया। उसके बाद एल्बम आर्टिस्ट आईडी जो एल्बम है उसको यहाँ पे एल्बम का जो कंपोनेंट है वो हमने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया, जो कि इंपोर्ट हो रहा है एल्बम से, ठीक है। वो यहाँ पे दिखाया गया नहीं है लेकिन ऐसा एल्बम यहाँ पे इंपोर्ट हो रहा है और इसको सस्पेंस के अंदर पास कर दिया गया है, ठीक है। ऐसे चिल्ड्रन हमने इसको सस्पेंस के अंदर पास कर दिया है। अच्छा, अब जैसे ही मैं ओपन द बीटल्स आर्टिस्ट पेज पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे ये वाली लोडिंग यूआई मुझे दिख जाएगी। उसके बाद ये एल्बम लिस्ट जो है वो लोड हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो लोडिंग यूआई मुझे दिख रही है। कुछ देर के बाद यहाँ पे ये वाला एल्बम मुझे यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे है कि ओनली सस्पेंस एनेबल्ड डेटा सोर्स विल एक्टिवेट द सस्पेंस कंपोनेंट, दे इंक्लूड डेटा फेचिंग विद सस्पेंस एनेबल्ड फ्रेमवर्क्स लाइक रिले एंड नेक्स्ट.जेएस। अच्छा, इसको हम नेक्स्ट.जेएस में भी यूज़ कर सकते हैं। लेजी लोडिंग कंपोनेंट कोड विद लेजी, अच्छा इसको हम जो लेजी लोड के कंपोनेंट में हम एक कंपोनेंट को हम लेजी लोड करना चाहते हैं उसमें हम इसको यूज़ कर सकते हैं। रीडिंग द वैल्यू ऑफ प्रॉमिस विद यूज़, और प्रॉमिस को भी हम इससे यहाँ पे दिखा सकते हैं। सस्पेंस डज नॉट डिटेक्ट व्हेन डेटा इज फेच इनसाइड एन इफेक्ट और इवेंट हैंडलर। अच्छा, सस्पेंस उस डेटा को नहीं दिखाता जो कि इफेक्ट या इवेंट हैंडलर के अंदर हम उसको रिसीव करते हैं। The exact way you load data in albums component have depends on your framework। अच्छा, अब फिलहाल के लिए इसको छोड़ दो। अच्छा, रिवीलिंग कंटेंट टुगेदर एट वंस। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास एक कंप्लीट सस्पेंस हमने यहाँ पे लगाया है। बाय डिफ़ॉल्ट द होल ट्री इनसाइड सस्पेंस इज ट्रीटिंग एज अ सिंगल यूनिट। अब यहाँ पे हमारे पास बायोग्राफी एक अलग कंपोनेंट है, फिर हमारे पास पैनल है, पैनल के अंदर हमारे पास एल्बम्स है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारे सस्पेंस के अंदर एक सिंगल यूनिट कंसिडर होगा, ठीक है, और ये एक साथ हमें यहाँ पे दिखेगा।
अब अगर मैं यहाँ पे दिखा दूँ तो सस्पेंस है, आर्टिस्ट का नेम वो पहले आ जाएगा, उसके बाद मेरे पास यहाँ पे मेरे पास सस्पेंस है, ठीक है, और सस्पेंस है यहाँ पे, और लोडिंग यूआई मैं यहाँ पे ये पास करवा रहा हूँ। एक मिनट गाइस, Am I alive? अच्छा, अब आर्टिस्ट का नाम तो मैं दिखा देता हूँ डायरेक्टली, ठीक है, लेकिन उसके बाद सस्पेंस फॉल बैक लोडिंग, जो कि लोडिंग के वक्त हमें ये वाली यूआई दिखेगा। उसके बाद मैं बायोग्राफी जो है उसको, और फिर पैनल का जो कंपोनेंट है, और फिर उस पैनल के अंदर हमारे पास एल्बम, इन तीनों को एज ए सिंगल कंपोनेंट यहाँ पे मैं कंसिडर कर रहा हूँ इस सस्पेंस के अंदर। अब यहाँ पे देखो, जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो बीटल्स मुझे नज़र आ रहा है, लेकिन बाकी जो तीनों कंपोनेंट्स है, जो डिस्क्रिप्शन मेरे पास हुआ और बाकी जो एल्बम हुआ, ठीक है, तो ये सारा, सॉरी डिस्क्रिप्शन नहीं, बायोग्राफी, ठीक है, तो ये सारा मेरे पास उस सस्पेंस के अंदर है। अच्छा, जब 1 मिनट रह जाए तो काइंडली मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा, बल्कि 2-3 मिनट पहले मुझे इन्फॉर्म कर दो। अच्छा, तो यहाँ पे अब हो क्या रहा है, जैसे ही उस बटन पे मैंने क्लिक कर दिया तो सस्पेंस के अंदर यहाँ पे इसके अंदर इस सारे यूआई को एक सिंगल कंपोनेंट कंसिडर कर दिया गया है, और अब यहाँ पे उसके लिए वेट हो रहा है, और वेट होने के बाद ये सारा डेटा हमें यहाँ पे दिखाया गया है। अच्छा, हम इस तरह कर सकते हैं कि हम इस बायोग्राफी को एक अलग सस्पेंस में दिखा देते हैं, और फिर जो हमारा दूसरा सस्पेंस, जो दूसरा कंपोनेंट है पैनल और एल्बम्स, उसको हम एक और अलग सस्पेंस में दिखा देते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे वही सेम कोड है, लेकिन यहाँ पे हमने दो सस्पेंस लगाए हैं। एक सस्पेंस हमारा है बिग स्पिनर, जो कि हमारा ये है बिग स्पिनर, ठीक है। दूसरा सस्पेंस हमारा जो होगा एल्बम ग्लिमर, ठीक है, जो कि मेरे पास ये है ग्लिमर पैनल, ग्लिमर लाइन, इस तरह से हमने कुछ यहाँ पे लगाया है। अच्छा, पहले सस्पेंस में यहाँ पे हमने पास कर दिया है बायोग्राफी को, ठीक है, और फिर उसके अंदर हमारे पास एक सस्पेंस है, और उस पर हम पास कर रहे पैनल, और पैनल में एज ए चाइल्ड हम यहाँ पे एल्बम्स को पास करवा रहे हैं, ठीक है। तो पैनल बेसिकली क्या है, जस्ट अ सिंगल कंपोनेंट जिसमें हम सेक्शन है, क्लास नेम हमने पैनल असाइन किया, और इसमें हम चिल्ड्रन पास करवा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं इसको जैसे ही ओपन कर दूंगा तो यहाँ पे सबसे पहले मेरे पास आर्टिस्ट का जो नेम है वो आ जाएगा, फिर ये वाला सस्पेंस लोड होके यहाँ पे बायोग्राफी मेरे पास आ जाएगी, फिर इस सस्पेंस के लिए थोड़ा सा वेट होगा, फिर ये वाली कंपोनेंट हमें दिख जाएगी। अब यहाँ पे देखो, जैसे ही यहाँ पे, ठीक है, मैंने क्लिक कर दिया तो दी बीटल्स मुझे शो हुआ, उसके बाद विद इन शॉर्ट टाइम मुझे ये बायोग्राफी जो है वो शो हुई, और उसके बाद ये वाला लोडिंग कंपोनेंट मुझे शो हो रहा था। लेट्स रीस्टार्ट इट अगेन। अच्छा, अब दोबारा मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये देखो पहला लोडिंग स्टेट, अब दूसरा लोडिंग स्टेट, ठीक है। तो सस्पेंस के अंदर हम सस्पेंस भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, showing stale content with fresh content is loading. अच्छा, in this example the search result component suspends while fetching the search result type A, wait for the result and then edit it to AB. The result A will get replaced by loading fallback. अच्छा, अब यहाँ पे स्टेट यूज़ किया गया है, ठीक है। यूज स्टेट का जो हुक है वो यहाँ पे यूज़ किया है क्वेरी के नाम से, और सेटर फंक्शन सेट क्वेरी के नाम से यहाँ पे बताया गया है। सर्च रिजल्ट यहाँ पे सर्च रिजल्ट .js से इंपोर्ट हो रहा है, जो कि हमें यहाँ पे नहीं दिया गया। सस्पेंस है और यूज स्टेट यहाँ पे यूज़ हुआ है, ठीक है। यूज स्टेट के ज़रिए से हमने अपना हुक डिफाइन किया है, ठीक है, और सस्पेंस के ज़रिए से हम इस सस्पेंस को यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं। सर्च एल्बम है हमारे पास, ठीक है, ऑलरेडी यहाँ पे डिस्प्ले है।
फिर उसके अंदर एक एल्बम है। वैल्यू में हम यहाँ पे क्वेरी पास करें जो कि एक एम्प्टी स्ट्रिंग फिलहाल हम यहाँ पे पास करें। ऑन चेंज हम क्या करें, सेट क्वेरी ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, वैल्यू में जो हम जो भी वैल्यू पास करेंगे, ठीक है, यूजुअली इनपुट में हम जो भी डेटा देते हैं वो हमारा पास हो जाता है वैल्यू के अंदर। तो हम यहाँ पे क्या करें कि ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू से जो वैल्यू आ रही है उसको हम सेट क्वेरी में पास करें। सेट क्वेरी की मदद से जो कि सेटअप फंक्शन है वो हमारी असाइन हो जाएगी इस क्वेरी के अंदर। अब यहाँ पे देखो, जैसे ही मैं यहाँ पे कुछ टाइपिंग करने की कोशिश करता हूँ तो मुझे कुछ ना कुछ रिजल्ट डिस्प्ले हो जाता है, लेकिन जैसे ही मैं उसके साथ कोई और वर्ड लगाता हूँ तो हमारा दोबारा लोडिंग जो यूआई है वो डिस्प्ले हो जाएगी और कुछ ना कुछ मुझे शो हो जाएगा। अब यहाँ पे लोडिंग यूआई में जस्ट H2 लोडिंग है। अब यहाँ पे देखो, मैंने A टाइप कर दिया तो लोडिंग मेरे पास आ गया। अब मैं इसके साथ B टाइप कर रहा हूँ तो दोबारा लोडिंग आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्टली यूआई जो है वो मेरी अपडेट हो रही है। यहाँ पे अगर इसके नाम से मेरे पास कुछ हो, अच्छा इसके नाम से मेरे पास है, अब अगर इसके साथ मैंने ए कर दिया तो बीटल्स फॉर सेल उसी एल्बम के रिलेटेड उसमें से मैं क्वेरी करके यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि ये चीज़ें मेरे पास यहाँ पे है। एस ए अब यहाँ पे इस सेल के अंदर एस ए मेरे पास अवेलेबल है तो उसके मुताबिक ये मुझे यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। तो कहने का मकसद क्या है कि हम इस तरह से भी सस्पेंस यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, कहाँ चला गया? अच्छा, अब यहाँ पे जो क्वेरी है वो इमीडिएटली हमारे यूआई जो है उसको अपडेट कर लेता है और जो न्यू वैल्यू है उसको डिस्प्ले कर देता है। यहाँ पे हम एक और डिफॉल्ट क्वेरी जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं। वो क्या करेगा, will keep its previous value until the data is loaded, so search result will show the stale result for a bit। अच्छा, अब यहाँ पे वही सेम चीज़ हम यूज़ करें लेकिन उसके साथ हम यूज़ डिफॉल्ट वैल्यू यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, यूज़ डिफॉल्ट वैल्यू अब यहाँ पे क्या करेगा, उस यहाँ पे डिफॉल्ट क्वेरी हमने एक कांस्टेंट बनाया है, किससे, यूज़ डिफॉल्ट वैल्यू से, और उसको हम क्या पास करें, जो क्वेरी का स्टेट हमने बनाया है वो हम यहाँ पे पास करवा रहे हैं। यहाँ पे हमने एक फंक्शन लगाया है, इस टेल इज इक्वल टू क्वेरी नॉट इज इक्वल टू डिफॉल्ट क्वेरी। अगर इन दोनों की वैल्यू ट्रू इक्वल ना हो, अब यहाँ से मुराद क्या है, अगर ये वैल्यू और ये वैल्यू इक्वल हो गई, ठीक है, तो ये हमारे पास फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। इन केस अगर ये लेट्स सपोज इस क्वेरी के अंदर हमारे पास ए है और डिफॉल्ट क्वेरी के अंदर हमारे पास बी है, ये दोनों अब आपस में इक्वल नहीं है तो इस सेंस में हमारे पास ट्रू होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने इसके साथ नॉट लगाया है। अच्छा, अब वही सस्पेंस में यूज़ कर रहा हूँ लेकिन ओपेसिटी इस टेल यहाँ पे मैं कर रहा हूँ कि ओपेसिटी इसकी थोड़ी सी मैं कम कर लेता हूँ, जो कि यहाँ पे मैंने वैल्यू इसकी लगाई है स्टाइलिंग करके। अच्छा, सर्च रिजल्ट, और सर्च रिजल्ट में यहाँ पे मैं क्वेरी को डिफॉल्ट क्वेरी जो कि यहाँ पे मैंने बनाई है उसको मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ। अब यहाँ पे अगर ए में क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ए के रिलेटेड मेरे पास रिजल्ट आ जाएंगे, ठीक है। अब ए के रिलेटेड तो रिजल्ट आ गए। अब अगर मैं बी क्लिक करूँगा तो यहाँ पे अगर आप लोगों ने देखा हो तो ये थोड़ा सा डिम हो गया था, ठीक है, और उसके बाद फिर एबी रोड हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे मैं दोबारा एस कर रहा हूँ, ठीक है, तो एस के रिलेटेड मेरे पास रिजल्ट आ रहा है, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे ए इसके साथ कर लूँगा तो ये वाला रिजल्ट जो है वो थोड़ा सा डिम हो जाएगा और फिर न्यू रिजल्ट मेरे पास शो हो जाएगा, ठीक है। देख लिया आप, फॉर अ सेकेंड वो डिम हो गया और फिर न्यू रिजल्ट मेरे पास आ गया है, ठीक है। तो सस्पेंस को हम इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे है कि नोट है हमारे पास कि बोथ डिफॉल्ट वैल्यूज एंड ट्रांजिशन लेट यू अवॉइड शोइंग सस्पेंस फॉल बैक इन फेवर ऑफ इनलाइन इंडिकेटर्स। Transition makes the whole update as non-urgent, so they are typically used by frameworks and router libraries for navigation.
Default values on the other hand are mostly useful in application code where you want to mark a part of UI as non-urgent and let it lag behind the rest of the UI. ठीक है? अच्छा, अच्छा, डिफॉल्ट वैल्यू और ट्रांजिशन जो है वो आपको लेट करते हैं अवॉइड शोइंग सस्पेंस फॉलबैक इन फेवर ऑफ इनलाइन इंडिकेटर्स. ठीक है, अब इसको मैं कोडिंग के ज़रिए से किस तरह से समझाऊँ. अच्छा, बिग स्पिनर है, राउटर है, ठीक है, यहाँ पे अच्छा, अब यहाँ पे मैंने जो सस्पेंस लगाया है, कहाँ है मेरा मेन फंक्शन. अच्छा, ये मेरा मेन फंक्शन है. यहाँ पे एक राउटर का कंपोनेंट मैं यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा हूँ एज ए चाइल्ड एलिमेंट टू सस्पेंस. ठीक है, राउटर का जो पेज है उसमें यहाँ पे मैंने स्टेट्स डिक्लेयर कर दिया है पेज के नाम से. अच्छा, और फिर पेज का जो सेटर फंक्शन है उसमें यहाँ पे फंक्शन नेविगेट और उसमें ये यूआरएल पास कर रहा हूँ. लेट कंटेंट इफ पेज इज इक्वल टू होम पेज. ठीक है, तो कंटेंट इंडेक्स पेज नेविगेट, यहाँ पे ये सारा सब कुछ बता रहा हूँ. इफ एंड एल्स इफ पेज इज इक्वल टू द बीटल्स, जो कि अब यहाँ पे इस पोर्शन के अंदर है, तो यहाँ पे क्या कर दो, आर्टिस्ट पेज आर्टिस्ट का जो डेटा है वो यहाँ पे दिखा दो. अदरवाइज रिटर्न लेआउट कंटेंट और लेआउट को यहाँ पे दिखा दो. और जो स्पिनर है हमारे पास यहाँ पे हम दिखा रहे हैं. ठीक है, तो इसको मैं दोबारा से रीसेट कर लेता हूँ. यहाँ पे कुछ एरर दे रहा है ब्राउज़र. अच्छा, अब यहाँ पे म्यूज़िक ब्राउज़र तो मेरे पास आ रहा है, लेकिन जैसे ही यहाँ पे ओपन द बीटल आर्टिस्ट में कर लेता हूँ तो ओवरऑल पेज मेरा लोड हो जाता है. ठीक है, अब ये वाला अप्रोच जो है वो अच्छा नहीं है. व्हेन यू प्रेस द बटन द राउटर कंपोनेंट रेंडर आर्टिस्ट पेज इनसाइड ऑफ द इंडेक्स पेज. अ कंपोनेंट इनसाइड इंडेक्स पेज सस्पेंड्स सो द क्लोजेस्ट सस्पेंस बाउंड्री स्टार्ट शोइंग द फॉलबैक. The closest suspense boundary was near the root, so the whole site layout got replaced by Big Spinner. To prevent this, you can mark the navigation state update as a transition with start transition. ठीक है, तो यहाँ पे हम उसको मार्क कर सकते हैं कि ये start transition है. अब यहाँ पे हाँ, ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसको start transition से मार्क कर दिया है. अब अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है, तो मेरा पूरा पेज लोड नहीं हो रहा. यहाँ पे क्या मसला है यार, यहाँ पे पहला मेरा टाइटल आ गया, उसके बाद जो बायोग्राफी थी वो आ गई, और उसके बाद मेरा जो एल्बम था वो लोड हुआ. अ ट्रांजिशन डजंट वेट फॉर ऑल कंटेंट टू लोड. ठीक है, ट्रांजिशन जो है वो ऑल कंटेंट के लिए वेट नहीं करेगा कि वो लोड हो जाएगा. इट ओनली वेट्स लॉन्ग इनफ टू अवॉइड हाइडिंग ऑलरेडी रिवील्ड कंटेंट. जो ऑलरेडी हमारा रिवील्ड कंटेंट था, जो कि हमारा म्यूजिक बार था, जो कि म्यूजिक ब्राउज़र का जो ये बार था, उसको उसने हाइड नहीं कर दिया. फॉर एग्जांपल द वेबसाइट लेआउट वाज ऑलरेडी रिवील्ड, जो कि वेबसाइट की लेआउट थी. आई थिंक ये बॉर्डर भी इसके साथ रिवील्ड था, तो उसने उसे रिवील्ड ही रहने दिया. सो इट विल बी बैड टू हाइड इट बिहाइंड अ लोडिंग स्पिनर. हाउएवर द नेस्टेड सस्पेंस बाउंड्री अराउंड एल्बम इज न्यू, सो द ट्रांजिशन डजंट वेट फॉर इट नाउ. ठीक है, तो यहाँ पे सर 3 मिनट्स रह गए सर. अच्छा, मैं न्यू लिंक जनरेट कर देता हूँ, इसको मैं एंड कर देता हूँ और यहाँ से हम फिर शुरू कर देते हैं. सही है. अच्छा, तो यहाँ पे ट्रांजिशन हमने यूज़ कर दिया है. अब ट्रांजिशन पूरे पेज के लिए वेट नहीं करेगा. जो ऑलरेडी लोडेड है वो ऑलरेडी रिवील्ड है. ठीक है, वो उसको रिफ्रेश नहीं करेगा. ठीक है, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल द वेबसाइट लेआउट वाज ऑलरेडी रिवील्ड, जो कि ऑलरेडी रिवील्ड है, सो इट विल बी बेड टू हाइड इट बिहाइंड अ लोडिंग स्पिनर. जिस तरह लास्ट टाइम हम इसको कर रहे थे वो एक बैड इफेक्ट था, क्योंकि यूजर्स इससे इरिटेट होते हैं. वो एक क्लिक करेंगे आपका पूरा पेज रीलोड हो जाएगा. अब यहाँ पे देखो मेरे पास इस तरह कुछ बॉक्स है, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ मेरे पूरे पेज को ये रीलोड कर रहा है.
ठीक है। अब इसके अगेंस्ट इसको मैं दोबारा रीसेट कर देता हूँ। अच्छा, लेट इट लोड। अच्छा, अब उसके बनिस्बत जब यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो मेरा लेआउट जो है वो बेसिक लेआउट रिफ्रेश नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे मेरा ये चीज़ नज़र आया। उसके बाद जो रेस्ट ऑफ द कंपोनेंट्स है वो यहाँ पे लोड होते गए और यहाँ पे मुझे दिख गए। ठीक है, तो ट्रांजिशन वाला इफेक्ट जो है ये काफ़ी बेहतर है हमारे पास लास्ट टाइम जो हम यूज़ कर रहे थे। अच्छा, यहाँ पे एक कंपोनेंट मैंने बनाया था, लेट्स होप मुझे मिल जाए। प्रोजेक्ट्स, लोडिंग यूआई एंड स्ट्रीमिंग। अच्छा, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। अच्छा, ऑलरेडी कंपोनेंट मैंने पहले से बनाया है ताकि मैं इसके लिए फिर वेट ना कर सकूं। ठीक है, तो यहाँ पे दो है, एक लोडिंग यूआई है मेरे पास, दूसरा मेरे पास सस्पेंस है। अच्छा, लोडिंग नेक्स्ट.जेएस हमें लोडिंग यूआई प्रोवाइड कर रहा होता है और दूसरा हमारे पास जो स्ट्रीमिंग अभी हमने यूज़ कर दिया है उसी को हमें प्रोवाइड कर रहा है सस्पेंस के ज़रिए से। तो पहले मैं आता हूँ लोडिंग यूआई पे। लोडिंग यूआई हमारा काम किस तरह करता है? यूजुअली हम यहाँ पे एक loading.tsx का पेज बनाते हैं एडजेसेंट वहाँ पे जहाँ पे हम इसको दिखाना चाहते हैं। अब यहाँ पे पेज.tsx मैंने यहाँ पे बनाया है और इसके अंदर मैं लोडिंग को दिखाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे ही मैंने loading.tsx को दिखाया है। लेकिन अगर मैं इसको बाहर भी बनाता तब भी इसको इस पेज के अंदर मैं एक्सेस कर सकता। सिमिलरली इसके लिए मैं आपको दिखा दूं कि डायनेमिक राउट के अंदर इसको मैंने डिफाइन नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद मैं इसको यहाँ पे एक्सेस कर रहा हूँ। अब इसका फ़ायदा क्या है? लोडिंग यूआई में डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोडिंग यूआई में पास करवा सकता हूँ। मेन पेज के लिए एक लोडिंग, जो ब्लॉक पेज है उसके लिए दूसरा लोडिंग। ठीक है, तो ये मेरे पास सिंपल एक जस्ट लोडिंग डॉट 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 मैंने लगाया है, ये मेरे पास अब दिखेगा। अच्छा, अब काम इस ये किस तरह कर रहा है? सबसे पहले मैं डायरेक्टरी चेंज कर लूँ। अच्छा, रन डेव में कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे इसको मैंने ओपन कर दिया है। अच्छा, सिस्टम इसलिए स्लो हो गया क्योंकि मैं कैमटीशा के ज़रिए से रिकॉर्डिंग करवा रहा हूँ, तो इससे सिस्टम मेरा काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाता है। बाकी सस्पेंस के जो ये टॉपिक्स है, इंडिकेटिंग डेटा ट्रांजिशन इज हैपनिंग, बाकी ये जो है ये आप खुद देख लोगे। और इसमें आई थिंक एक एक्सरसाइज भी है, नहीं इसमें नहीं है। ठीक है, तो ये बाकी जो टॉपिक है इसमें इतना कुछ नहीं है, ये आप लोग खुद देख लोगे। अच्छा, जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ, लेट्स होप कि लोड हो जाए। अच्छा, इससे लोड, अच्छा कंपाइल हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा पेज कंपाइल हो गया है। अब क्लिक ऑन हेयर टू एक्सपीरियंस लोडिंग यूआई। अब अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, ठीक है, तो मुझे लोडिंग यूआई जो है वो एक्सपीरियंस हो जाएगी। यहाँ पे देखो लोडिंग यूआई, जो मेरी यूआई होम पेज है उससे पहले मुझे लोडिंग का स्टेट नज़र आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो लोडिंग स्टेट मैंने इस तरह से लगाया था। अब यहाँ पे लेआउट वगैरह मैं कुछ भी प्रोवाइड नहीं कर रहा, तो इसलिए यहाँ पे मेरा लोडिंग यूआई सिंपल यही ही दिख रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये देखो लोडिंग यूआई मेरा नज़र आ रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पे लेआउट मैंने यूज़ किया होता तो ये मेरा लोडिंग यूआई यही किधर होता, उस लेआउट और साइड बार्स के बाद। ठीक है, अब अगर मैं रीड मोर पे क्लिक करूँगा तो मैं यहाँ पे एक स्पेसिफिक आईडी पे जा रहा हूँ, वहाँ पे भी यही सेम लोडिंग यूआई मेरा काम कर रहा है। ठीक है, तो ये नेक्स्ट.जेएस आपको ये फंक्शनलिटी देता है कि आप loading.tsx का पेज बनाओ, उसमें आप जो कंपोनेंट डालना चाहते हो वो आप डाल सकते हो। यहाँ पे आप स्पिनर यूज़ कर सकते हो।
जो भी स्टाइल आप यूज़ करना चाहते हो वो आप यूज़ कर सकते हो अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक। ठीक है, जस्ट एक पेज आपने बना दिया, उसको कहीं किसी भी राउट के अंदर यहाँ पे रख लिया, जहाँ पे भी इसकी ज़रूरत होगी नेक्स्ट.जेएस उसको ऑटोमेटिकली उठा देगा। अब मैं यहाँ पे कर क्या रहा हूँ, पेज में आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने एक प्रॉमिस क्रिएट किया है वेट के नाम से, ठीक है, और उसको ms मिली सेकेंड पास कर रहा हूँ ऐसा नंबर, और यहाँ पे क्या करो, रिटर्न न्यू प्रॉमिस, और इसमें रिजॉल्व है, और यहाँ पे सेट टाइम आउट का फंक्शन लगा रहा हूँ कि उसको रिजॉल्व कर दो विद इन दिस टाइम, जो भी टाइम यहाँ पे मैं पास करूँगा। ठीक है, अब सिंपल जेसन प्लेस होल्डर एपीआई को यहाँ पे मैं कॉल कर रहा हूँ, लेकिन उसके साथ अवेट जो वेट वाला फंक्शन मैंने क्रिएट कर दिया है उसको कॉल कर रहा हूँ, और उसको मैं बता रहा हूँ कि 5 सेकंड के लिए इस फंक्शन को रोक दो। ठीक है, फंक्शन को रोकने के बाद उस डेटा को मैं फिर यहाँ पे रिटर्न करवा रहा हूँ। अब जैसे ही यहाँ पे इस फंक्शन को मैं कॉल कर दूंगा ब्लॉक डेटा, तो ये वाला कोड जो है वो ट्रिगर हो जाएगा, यहाँ पे मेरी क्वेरी चल जाएगी, रिक्वेस्ट भेजा जाएगा इस साइट पे, फिर यहाँ पे उसको रोक दिया जाएगा 5 सेकंड के लिए कि ये वेट कर दे। वेट करने के बाद जो डेटा आएगा वो मेरे पास आ जाएगा और इस डेटा में मेरे पास सेव हो जाएगा। जस्ट इसकी टाइप मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सिंपल मैं यहाँ पे मैपिंग कर रहा हूँ, कहीं भी मैंने लोडिंग का जिक्र नहीं किया कि आप मुझे लोडिंग दिखा दो। ठीक है, यूजुअली हम ये पास नहीं करवाते। ठीक है, सिर्फ आपको दिखाने के लिए यहाँ पे इसको मैंने पास करवाया है कि इस तरह से हम लोडिंग यूआई को देख सकते हैं। अगर इसको मैं हटा दूं, जी हमाद सर जिस राउट में हमने ये लोडिंग का फाइल हमने रखी होगी सर, उसी राउट के वो नेस्टेड राउट्स में भी वो काम करेगी। लेकिन Exactly. अगर ये ब्लॉक्स के बाहर काम नहीं करेगी। नहीं, अगर इस लोडिंग को मैंने बिल्कुल मेन जो ऐप राउट है उसमें अगर मैंने रखा होता तो फिर ये सबके लिए अवेलेबल होता। ठीक है, ये होम पेज के लिए भी अवेलेबल होता, ब्लॉग के लिए भी अवेलेबल होता, आईडी के लिए भी अवेलेबल होता। अब चूंकि इसको मैंने रखा है ब्लॉग के अंदर, ठीक है, तो अब ये होम पेज के लिए अवेलेबल नहीं होगा, ये जस्ट ब्लॉग पेज के लिए और उसके जब सब सेगमेंट्स है उसके लिए अवेलेबल होगा। क्लियर हो गया? ठीक होगी। यस सर, थैंक यू। अच्छा, यूजुअली हम यहाँ पे अवेट नहीं लगाते जब भी हम डेटा फिश करते हैं, लेकिन ये इसलिए मैं लगा रहा हूँ ताकि आप लोगों को मैं दिखा सकूँ कि लोडिंग यूआई किस तरह से काम कर रहा है। सिमिलरली यहाँ पे जो सिंगल आईडी का पोस्ट है उसको भी मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, और यहाँ पे भी वेट को मैं कॉल कर रहा हूँ विद इन 2 सेकेंड, उसको वेट करवा रहा हूँ और फिर आप लोगों को यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि किस तरह मैं एक दूसरे ब्लॉक को दिखा सकता हूँ। अगर ये टाइमिंग यहाँ से मैं हटा दूँ, ठीक है, और इसको मैं यहाँ पे सेव कर दूँ, तो ये लोडिंग यूआई जो है वो मेरे पास नहीं दिखेगी, क्योंकि ये पेज मेरे पास कैशे हो चुका है। ठीक है, कैशे होने के बाद ये इंस्टेंटली लोड हो जाएगा, यह मुझे नहीं दिखेगा। तो इसलिए यहाँ पे मैं एसिंग अवेट यूज कर रहा हूँ ताकि वो उसको दोबारा लोड करवाए, फोर्सफुली उसको लोड करवा रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरह से मैं अपने यूआई को दिखा सकता हूँ। अच्छा, यह फंक्शन आपने कभी भी इस तरह से यूज नहीं करना। ठीक है, इस पेज से मैं बाहर निकलता हूँ, इस कोड से। अच्छा, अब मैं यहाँ पे स्ट्रीमिंग में आ चुका हूँ। ठीक है, अब स्ट्रीमिंग में मेरा क्या है, सेम कोड है। यहाँ पे कंपोनेंट्स के अंदर मैंने एक व्यूज का फंक्शन इसमें एक्स्ट्रा बनाया है। वो अब क्या करेगा, इसी वेट को यहाँ पे मैंने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया है इस वेट को, और व्यूज में भी इस वेट को कॉल कर रहा हूँ। अवेट यहाँ पे इस व्यूज को मैंने एसिंग फंक्शन बनाया है और यहाँ पे अवेट कर रहा हूँ वेट को 3 सेकंड्स के लिए यहाँ पे इस फंक्शन को वेट करवा रहा हूँ। उसके बाद मुझे ये डेटा रिटर्न हो जाएगा। डेटा में क्या है, यहाँ पे सिंपल एक डिव बनाया है। ठीक है, उसमें व्यूज math.floor जो कि हमारे पास एक फंक्शन है जावास्क्रिप्ट का, उसमें फिर मैं math.random कर रहा हूँ। अच्छा, math.floor क्या कर रहा है, रिटर्न्स द लार्जेस्ट इंटीजर लेस 10 और इक्वल टू इट्स न्यूमेरिक आर्गुमेंट। ठीक है, math.random को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 1000 से। ठीक है,
उसके ये मेरे पास 0.999 समथिंग 0.1 से लेकर 0.999 समथिंग मेरे पास आंसर आ जाएगा। इसको मैं फिर मैथ.फ्लोर में कन्वर्ट कर रहा हूँ ताकि मैं इसके जस्ट जो पॉइंट के बाद वैल्यूज आ रहे हैं उसको मैं हटा दूँ और उसके साथ +1 यहाँ पे लेके आऊँ। अच्छा, इस कोड को भी यहाँ पे मैं चला देता हूँ। ठीक है, बाकी ये कोड भी उसी तरह है, लेकिन अब इसमें मैं सस्पेंस यूज करवा रहा हूँ। अच्छा, कंपोनेंट से मेरे पास वही जो पेज यूआई मैंने वहां पे बनाई थी वही पेज है। ब्लॉक के अंदर यहाँ पे मेरे पास page.tsx है। लोडिंग के लिए मैंने कुछ डिफाइन नहीं किया, लेकिन जैसे ही मैं सस्पेंस को यूज कर रहा हूँ, सस्पेंस के लिए सस्पेंस को मैंने रिएक्ट से यहाँ पे पहले इंपोर्ट कर दिया है। फिर उसके बाद जो व्यूज यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, लेट इट लोड। अच्छा, जो व्यूज मैं दिखा रहा हूँ जो कि मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया था कंपोनेंट्स के अंदर, उसको मैं यहाँ पे कॉल करवा रहा हूँ विद इन द बाउंड्री ऑफ इट्स सस्पेंस, और यहाँ पे लोडिंग व्यूज के नाम से इसको मैंने कर दिया है। अच्छा, अब देखो, पहले लोडिंग वो वाली लोड हो रही जो लोडिंग यूआई मैंने बनाई थी, अब यहाँ पे लोडिंग व्यूज लोड हो रही है। ठीक है, दोबारा से मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। पहले देखो जो हमारा loading.tsx पेज है वो लोड हो रहा है। उसके बाद हमारा जो यहाँ पे कंपोनेंट है, ये देखो loading.tsx पेज हमारा लोड हो रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे लोडिंग व्यूज जो इस पेज पोस्ट के जो व्यूज है यहाँ पे लोड हो रहे कि यूजर आईडी को इतने लोगों ने व्यू किया है। अब अगर मैं इसके अंदर जाऊंगा, ठीक है, तो दोबारा लोडिंग यूआई मेरी ट्रिगर हो गई है और लोडिंग व्यूज को मैं दोबारा यहाँ पे ट्रिगर करवा रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरह से हम अपने कंपोनेंट्स में सस्पेंस को और लोडिंग यूआई को डिस्प्ले करवा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर अगर कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ये नेक्स्ट.जेएस के लोडिंग स्टेट और सस्पेंस दोनों मैंने आपको साथ साथ कवर करवाए। ये कोड इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर दूंगा। सर्वर को करते हैं बंद, लोड कम हो। वीएस कोड को भी क्लोज कर देते हैं, इसको भी क्लोज कर देते हैं। अच्छा, यहाँ तक अगर कोई कंफ्यूजन हो तो बता दिएगा, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। एनी क्वेश्चन? अच्छा, मैनेजिंग स्टेट। अच्छा, स्टेट को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं? As your application grows, it helps to be more intentional about how your state is organized and how the data flows between your components. Redundant or duplicate state is a common source of bugs. In this chapter, you will learn how to structure your state well, how to keep your state updated, logic maintainable, and how to share state between distant components. अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास कुछ कोड है। अच्छा, अब यहाँ पे मेरे पास कुछ कोड है और यहाँ पे मैं स्टेट्स को डिफाइन कर रहा हूँ। आंसर, सेट आंसर, एरर, सेट एरर, स्टेटस को यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ। अच्छा, आंसर में यहाँ पे मैं एक एम्प्टी स्ट्रिंग पास करवा रहा हूँ, एरर में यहाँ पे मैं नल पास करवा रहा हूँ, स्टेटस में यहाँ पे मैं टाइपिंग पास करवा रहा हूँ। और इसके साथ अगर स्टेटस मेरे पास सक्सेस हुआ तो ये वाली यूआई मुझे रेंडर करके दिखा दो। अच्छा, अगर स्टेटस मेरे पास सक्सेस ना हुआ तो फिर कौन सी यूआई मेरे पास रेंडर होगी? ये वाली। ठीक है, अच्छा, उसके साथ साथ यहाँ पे मैंने कुछ फंक्शंस यहाँ पे डिफाइन किए हैं, हैंडल फंक्शंस। यहाँ पे ए सिंक फंक्शन। अच्छा, यहाँ पे हैंडल हम क्यों यूज करते हैं? वो इसलिए कि हमें पता चले कि ये स्पेसिफिक फंक्शन को हम यहाँ पे ट्रिगर करवा रहे हैं। ठीक है, यूजुअली ये ज़रूरी नहीं है कि हम इसी नाम से ही बनाएंगे, लेकिन प्रैक्टिस यही की जाती है कि हम जो भी इस तरह से फंक्शन को बनाए जो कि रिएक्ट स्टेट्स को मैनिपुलेट करता है, उसको हम हैंडल के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पे एक एसिंग फंक्शन हैंडल सबमिट यहाँ पे मैंने बनाया है, उसको आर्गुमेंट ऐसे ई में यहाँ पे पास कर रहा हूँ और बाय डिफ़ॉल्ट ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। सेट स्टेटस को यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, सबमिटिंग स्टेटस जो है उसकी वैल्यू सेटर फंक्शन के ज़रिए से यहाँ पे अपडेट कर रहा हूँ ऐसा सबमिटिंग। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे ट्राई कैच का ब्लॉक चला रहा हूँ। अवेट सबमिट फॉर्म, जो सबमिट फॉर्म मैंने यहाँ पे बनाया है, ठीक है, उसका अवेट कर लेता हूँ। यहाँ पे मेरे पास होगा सबमिट फॉर्म, ठीक है, ये वाला फंक्शन, उसका मैं वेट कर रहा हूँ क्योंकि वो एक एसिंग फंक्शन है मेरे पास, और उसको यहाँ पे जो भी आंसर मेरे पास आ रहा है उसको फॉर्म को मैं यहाँ पे पास करवा रहा हूँ। कहाँ चला गया, ठीक है। और फिर सेट स्टेटस को यहाँ पे मैं सेट कर रहा हूँ एज अ सक्सेस, और दूसरी ब्लॉक पे मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ कैच, और वहाँ पे कैच को ERR ऐसा एरर पास करवा रहा हूँ। सेट स्टेटस को मैं यहाँ पे टाइपिंग डिफाइन कर रहा हूँ कि अभी टाइपिंग हो रही है, और सेट एरर, और एरर को जो भी एरर है उसको अपडेट कर रहा हूँ सेटर फंक्शन के हेल्प से, सेट एरर की मदद से उसको जो भी एरर आ रहा है वो एरर यहाँ पे पास करवा रहा हूँ। अच्छा, फंक्शन हैंडल टेक्स्ट एरिया चेंज, टेक्स्ट एरिया में जो भी चेंज होगा उसको मैं हैंडल करवा रहा हूँ हैंडल टेक्स्ट एरिया चेंज के मदद से। ई सेट आंसर ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, वैल्यू के अंदर जो भी वैल्यू हमारे पास होगी उसको मैं सेटर फंक्शन के हेल्प से आंसर को इसकी मदद से मैं अपडेट करवा रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या है मेरे पास, अच्छा सबसे पहले यहाँ पे हम आ जाते हैं उस फंक्शन पे। सबमिट फॉर्म में हमारे पास क्या है, सबमिट फॉर्म में हमारे पास कुछ भी नहीं है, जस्ट रिटर्न न्यू प्रॉमिस हम कर रहे, वो या रिजॉल्व होगी या रिजेक्ट होगी। टाइपस्क्रिप्ट में हमने क्या पढ़ा था कि फॉर्म के हमारे पास कितने स्टेट्स हो सकते हैं, 2 स्टेट्स, रिजॉल्व या रिजेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे या ये तो रिजॉल्व होगी या रिजेक्ट होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सेट टाइम आउट लगाया है, लेट शुल्ड एरर आंसर डॉट टू लोअर केस, अगर ये लेमा के बराबर नहीं है तो शुल्ड एरर ट्रू होना चाहिए, अगर ये लेमा के बराबर हुआ तो ये फॉल्स होना चाहिए। इफ शुल्ड एरर, अगर एरर ट्रू है तो रिजेक्ट न्यू एरर, गुड गेस बट अ रॉन्ग आंसर, ट्राई अगेन, ठीक है। तो हम ये वाला एरर डिस्प्ले करवा देंगे, एल्स हम रिजॉल्व कर देंगे और 1.5 सेकंड के लिए हम वेट करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि सिटी है, इन विच सिटी देयर इज अ बिलबोर्ड दैट टर्न्स एयर इनटू ड्रिंकेबल वाटर, ठीक है। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है और उसके अंदर हमने यहाँ पे फॉर्म सबमिट जो है वो हमने यहाँ पे कॉल कर दिया है, ठीक है। ये देखो ये सारा हमारे पास फॉर्म है। अच्छा, अब यहाँ पे ऑन सबमिट हैंडल हम यहाँ पे पास करवा रहे हैं, हैंडल सबमिट जो हमने यहाँ पे बनाया था, ठीक है, इसको वैल्यूज हम यहाँ से पास करवा रहे हैं। फिर हमने यहाँ पे टेक्स्ट एरिया बनाया है, वैल्यू हमने यहाँ पे जो आंसर के अंदर हमारे पास मौजूदा वैल्यू है, इस अब मौजूदा के लिए हमारे पास एम्प्टी स्ट्रिंग है, तो यहाँ पे हम एम्प्टी स्ट्रिंग दिखा रहे हैं, वो हम यहाँ पे पास करवा रहे हैं। ऑन चेंज हम क्या कर रहे हैं, हैंडल टेक्स्ट एरिया चेंज, ये वाला फंक्शन ट्रिगर हो जाएगा और जो भी वैल्यू इसके टेक्स्ट एरिया के अंदर हम पास करेंगे वो इसके ज़रिए से सेटर फंक्शन में असाइन हो जाएगी और आंसर की जो वैल्यू है हमारी वो अपडेट हो जाएगी। डिसेबल्ड स्टेटस अगर हमारे पास सबमिटिंग है तो यहाँ पे हम इसे डिसेबल कर देंगे, ठीक है। जैसे ही हमारा स्टेटस सबमिटिंग पे चला जाएगा तो उसको हम डिसेबल कर देंगे, ठीक है। स्टेटस कब सबमिटिंग पे चला जाएगा, जब हम हैंडल सबमिट को ट्रिगर करेंगे उस वक्त हमारा स्टेटस सबमिटिंग पे चेंज हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ बटन को हम डिसेबल कर देते हैं, आंसर डॉट लेंथ इज इक्वल टू 0, अगर आंसर का लेंथ 0 हो उस वक्त हम इसको सबमिट डिसेबल कर देते हैं इस बटन को। अब ये देखो ये क्लिकेबल नहीं है, बाकायदा मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ, ये क्लिकेबल नहीं है, ठीक है। उसी के साथ साथ स्टेटस इज इक्वल टू सबमिटिंग, या अगर स्टेटस उसकी सबमिटिंग हो, मैं इस बटन पे क्लिक करता हूँ और ये सबमिटिंग कर रहा होता है, उस वक्त तक ये बटन मेरे लिए डिसेबल हो जाएगा, ठीक है। और उसी के साथ मैं यहाँ पे एक एरर मैसेज दिखा रहा हूँ,
अगर एरर मैसेज नल के बराबर ना हो, ठीक है, अगर एरर मैसेज नल के बराबर ना हो तो फिर मैं यहाँ पे डबल एम्परसेंड लगा रहा हूँ कि फिर यहाँ पे एक एरर मैसेज दिखाओ। एरर डॉट मैसेज जो भी है उसको मैं निकालना हूँ और यहाँ पे इस पैराग्राफ टैग के अंदर दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, जैसे ही मैं यहाँ पे पिशावर टाइप कर दूंगा, ठीक है, और जैसे ही सबमिट कर दूंगा तो ये देखो ये भी डिसेबल हो गया, ये भी डिसेबल हो गया, ठीक है। दोबारा मैं कर रहा हूँ, ये कुछ 1.5 सेकंड के लिए डिसेबल हो गया है। गुड गेस बट रॉन्ग आंसर। अच्छा, यहाँ से मैं टाइम बढ़ा देता हूँ, इसको मैं 5 सेकंड कर देता हूँ, 500, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं इसको सबमिट करता हूँ तो 5 सेकंड के लिए अब ये डिसेबल होगा, क्योंकि यहाँ पे सेट टाइम आउट के जरिए से मैं इसको फोर्सफुली वेट करवा रहा हूँ। कितने टाइम के लिए? 5 सेकंड के लिए। अच्छा, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे लेमा टाइप कर दूंगा तो हमारा आंसर सही हो जाएगा, ठीक है, और यूआई हमारी अपडेट हो जाएगी, ठीक है। 5 सेकंड तक उसने वेट कर दिया, यूआई उसने हमारी अपडेट कर दी, और यहाँ पे मेरा जो राइट आंसर था उसने हमें यहाँ पे करके दिखा दिया, ठीक है। जो सेट स्टेटस हमारे पास सक्सेस हो गया। सक्सेस होते ही यहाँ पे हमने कंडीशन लगाई थी कि अगर स्टेटस हमारे पास सक्सेस है तो क्या करो, दैट्स राइट हमें करके रेंडर करके दिखा दो। इसी तरह यहाँ पे ये रेंडर होके हमें दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरह हम अपने स्टेट को मैनेज करवा सकते हैं। चूजिंग द स्टेट स्ट्रक्चर। अच्छा, जो स्ट्रक्चर है हमारा स्टेट का वो हमें चाहिए कि हम उसको अननेसेसरी स्टेट हम वहां पे यूज ना करें। अच्छा, अब इसका मकसद क्या है? हमें इस तरह से स्टेट्स यूज नहीं करने चाहिए जो रिडंडेंट हो, ठीक है। अब यहाँ पे इस फॉर्म के अंदर हमारे पास एक स्टेट है जो कि हमारे पास एक रिडंडेंट स्टेट है जो कि बिहाइंड, अच्छा सॉरी गाइस, जो कि बिहाइंड एवरी रेंडर कुछ ना कुछ बग्स क्रिएट करता रहता है। वो किस तरह? अब यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट नेम है, एक स्टेट हमने क्रिएट कर दिया है फर्स्ट नेम के नाम से, और उसको अपडेट करने के लिए सेटर फंक्शन हमने क्रिएट कर दिया है सेट फर्स्ट नेम, ठीक है। और इनिशियल वैल्यू उसको हम एक एम्प्टी स्ट्रिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। फिर लास्ट नेम हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया है और उसके साथ हमने सेटर फंक्शन सेट लास्ट नेम डिक्लेयर कर दिया है, उसमें भी इनिशियल वैल्यू एम्प्टी स्ट्रिंग हम पास करवा रहे हैं। उसके साथ साथ हमने यहाँ पे एक रिडंडेंट स्टेट क्रिएट कर दिया है फुल नेम, और सेट फुल नेम में यहाँ पे यूज स्टेट में उसमें भी हम एम्प्टी स्ट्रिंग पास कर रहे हैं। अच्छा, अब मसला हम कहाँ पे कर रहे हैं? मसला ये है कि जब भी हम फर्स्ट नेम को हैंडल फर्स्ट नेम चेंज को हम ट्रिगर करते हैं तो हम यहाँ पे सेट फर्स्ट नेम ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू को कॉल कर देते हैं। उसके बाद सेट फुल नेम को हम कॉल कर देंगे ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, जो भी फॉर्म से हमारे पास वैल्यू आ रही है, ठीक है, उसको कॉल कर देंगे, और यहाँ पे प्लस, फिर स्ट्रिंग स्पेस, फिर प्लस, और जो लास्ट नेम है, ठीक है, ये वाला, इसको हम यहाँ पे इसके साथ असाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे भी सेट फुल को हम यूज कर रहे हैं, सेट फुल नेम को यहाँ पे भी यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे यूआई के लिहाज से काम ये सही करेगा। अब अगर मैं यहाँ पे मोहम्मद टाइप कर दूं तो इसने बिल्कुल ठीक ठाक काम कर लिया, लेकिन यहाँ पे मुझे इस तरह नजर आ रहा है कि ये काम सही कर रहा है। अच्छा अच्छा, ठीक है, तो यहाँ पे ये सही काम कर रहा है, मुझे इस तरह लग रहा है, लेकिन बिहाइंड द सीन एवरी रेंडर पे ये मल्टीपल्स इश्यूज को काज कर रहा है। अच्छा, इसका सिंपल हल ये है कि मैं रिडंडेंट स्टेट जो है उससे बचने के लिए यहाँ पे मैं एक कॉन्स्ट बनाऊं फुल नेम के नाम से। अच्छा, किस नाम से था यार, एक मिनट यार, फुल नेम, ठीक है, FULLNAME फुल नेम, और इसको मैं असाइन कर दूं फर्स्ट नेम, ठीक है, और उसके साथ प्लस, यहाँ पे स्पेस, फिर प्लस, और फिर लास्ट नेम यहाँ पे असाइन कर दूं।
और यहाँ से इसको मैं उड़ा दूं, ठीक है, ताकि बेजा यहाँ पे मैं स्टेट को अपडेट ना कराऊं। अब यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा कुछ इस तरह से ये, ठीक है, सेम काम करेगा, मोहम्मद हुबैब, ठीक है, योर टिकट विल बी इशूड टू मोहम्मद हुबैब। अच्छा, अब यहाँ पे यही चीज दिखाई गई है कि इस तरह हम इसको हैंडल कर सकते हैं। उधर ही मैंने आप लोगों को दिखा दिया। अब ये क्या करे, दिस माइट सीम लाइक अ स्मॉल चेंज बट मेनी बग्स इन रिएक्ट एप्स आर फिक्स्ड इन दिस वे, ठीक है, ये हमें बहुत एक स्मॉल चेंज लग रहा है कि हमने यहाँ पे एक छोटी सी चेंज कर दी, लेकिन इस छोटी सी चेंज की वजह से हमने रिएक्ट के डिफरेंट बग्स जो है वो हमने यहाँ पे फिक्स कर दिए। अब पहला बग क्या था, जैसे ही मैं फर्स्ट नेम को यहाँ पे अपडेट करता, फर्स्ट नेम सेटर फंक्शन के जरिए से मैं इसको फर्स्ट नेम को अपडेट करता, वो तो हमारा कल हो जाता। उसी के साथ साथ मैं लास्ट फुल नेम को भी अपडेट करवा रहा था, तो मैं डबल रिमाइंडर को कास्ट करवा रहा था। सिमिलरली जैसे ही मैं लास्ट नेम को अपडेट कर रहा था तो फिर मैं डबल रिमाइंडर को कास्ट करवा रहा था। अब क्या होगा, फर्स्ट नेम को जैसे ही मैं अपडेट कर दूंगा तो वो जस्ट सिंगल टाइम री रेंडर कास्ट कर देगा, ठीक है। फिर जब लास्ट नेम को अपडेट करवा दूंगा तो वो सिंपल दूसरा री रेंडर कास्ट करवा देगा। लेकिन यहाँ पे ये जो कांस्टेंट मैं इस फुल नेम के जरिए से डिक्लेयर करवा रहा हूँ ये कोई री रेंडर कास्ट नहीं करवाएगा। फर्स्ट नेम के अंदर जो वैल्यू होगी वो इस फुल नेम को असाइन हो जाएगी, लास्ट नेम के अंदर जो वैल्यू होगी वो इस फुल नेम को असाइन हो जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे रिडंडेंसी हमने कम कर दी है, ठीक है। तो इस तरह से हम अपने आप को एक्स्ट्रा रिडंडेंट स्टेट से बचा सकते हैं। अच्छा, एनी क्वेश्चन यहाँ पे? गाइस, आर यू हियरिंग मी? क्लियर है। ओके अच्छा, अब यहाँ पे एक दूसरी एग्जांपल है। यहाँ पे हम एक्टिव इंडेक्स और सेट एक्टिव इंडेक्स को यहाँ पे शो करवा रहे हैं, ठीक है, और इनिशियल वैल्यू हमने यहाँ पे 0 कर दी है। अच्छा, नीचे आके मैं यहाँ पे एग्जांपल दिखा देता हूँ। अब अगर इटमोलॉजी पे मैं क्लिक कर दूंगा तो अबाउट की जो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है वो हाइड हो जाएगी और यहाँ पे शो का बटन मेरे पास दिख जाएगा, ठीक है। अब इसकी डिटेल मुझे नजर आ रही है, लेकिन अबाउट पे जब मैं क्लिक करूंगा तो इटमोलॉजी का जो स्टेट है वो खत्म हो जाएगा, सॉरी वो हाइड हो जाएगा और अबाउट का यहाँ पे मुझे दिख जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो कंपोनेंट्स है वो हम किस तरह से यूज कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमने एक एक्टिव इंडेक्स यूज किया है, फिर सेटर फंक्शन उसका डिफाइन कर दिया कि सेट एक्टिव इंडेक्स के नाम से उसे हमने डिफाइन कर दिया है। यूज स्टेट हम यहाँ पे क्या करें, इनिशियल वैल्यू एक्टिव इंडेक्स को हम असाइन करें कि इसकी वैल्यू 0 होगी। अच्छा, एक पैनल है, उस पैनल हमारे पास यहाँ पे एक फंक्शन है जिसमें हम पैरामीटर्स पास करें, टाइटल चिल्ड्रन इज एक्टिव ऑन शो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक सिंपल सेक्शन हम डिक्लेयर करें, क्लास नेम इसको हमने पैनल साइन कर दिया, जो टाइटल है वो हम यहाँ पे h3 में शो करवा रहे हैं। अच्छा, इस एक्टिव हमारे पास बूलियन होगा, ठीक है, इसको हमेशा के लिए हम एक बूलियन पास करवाएंगे और यहाँ पे हम टर्नरी फंक्शन यूज कर रहे हैं, ठीक है। अगर ट्रू हुआ तो हमारे पास चिल्ड्रन दिखेगा, अगर फॉल्स हुआ तो हमारे पास एक बटन दिखेगा, ठीक है। ट्रू होने की सूरत में ये वाला कोड हमें दिखेगा, ठीक है, फॉल्स होने की सूरत में ये वाला पोर्शन हमें दिखेगा, ठीक है। और फिर उस बटन के अंदर ऑन क्लिक में मैं ऑन शो का मेथड जो है वो पास करवा रहा हूँ और इस बटन को नाम दे रहा हूँ शो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पैनल के नाम से एक कंपोनेंट डिक्लेयर कर दिया है और इसी कंपोनेंट को यहाँ पे मैं 2 टाइम्स के लिए यूज कर रहा हूँ। अच्छा, पैनल को टाइटल की जरूरत है, टाइटल मैंने दे दिया अबाउट इस एक्टिव। अब मुझे चाहिए कि मैं इसको बूलियन पास करवाऊं। अच्छा, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक्टिव इंडेक्स का जो भी स्टेट मैंने क्रिएट कर दिया है, ठीक है,
उसको मैं हटा रहा हूँ और इस एक्टिव में उसको पास करवा रहा हूँ। एक्टिव इंडेक्स ट्रिपल इक्वल स्ट्रिक्टली इक्वल उसको कर रहा हूँ कि अगर ये 0 के इक्वल हो तो ये मुझे बोलियन रिटर्न करवाएगा, या ट्रू रिटर्न करवाएगा या फॉल्स। इनिशियली इसमें मेरे पास वैल्यू 0 है और इसको मैं कंपेयर कर रहा हूँ 0 के साथ, तो ये मुझे ट्रू रिटर्न करवा देगा। ठीक है, ट्रू जैसे ही रिटर्न करवा दिया तो यहाँ पे ऑन शो का जो मेथड है वो यहाँ पे मैं नहीं दिखाऊंगा। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, तो ऑन शो का जो मेथड है वो यहाँ पे मैं नहीं दिखाऊंगा। ठीक है, तो ये वाला बटन जो है वो हाइड हो जाएगा। अच्छा, अगर ये मेरे पास ट्रू हुआ, इनिशियल वैल्यू हमारे पास इसकी 0 की बराबर थी, तो यहाँ पे जो ठीक है, यहाँ पे जो अबाउट का डिस्क्रिप्शन था वो हमें दिख रहा था। अच्छा, दोबारा मैं आ रहा हूँ ऑन शो, इसको मैं ऑन शो पे फिर सेट एक्टिव इंडेक्स को मैं इसको सॉरी अच्छा ऑन शो सेट एक्टिव इंडेक्स को मैं 0 पे सेट कर दूंगा। अच्छा, ऑन शो कब मेरे पास शो होगा? अगर इस एक्टिव मेरे पास ट्रू हुआ तो वो शो नहीं होगा। अगर इस एक्टिव मेरे पास फॉल्स हुआ तो ऑन शो मेरे पास यहाँ पे शो हो जाएगा। इस एक्टिव हम यहाँ पे यूज करें, अगर ट्रू हुआ तो चिल्ड्रन हम देखेंगे, अगर फॉल्स हुआ तो हम बटन देखेंगे। ठीक है, अगर इस एक्टिव हमारे पास फॉल्स हुआ तो नीचे जो बटन हमने दी है वो हमारे पास शो हो जाएगी। उस बटन में हम ये वाला फंक्शन पास कर रहे हैं ऑन शो के अंदर। जो बटन के अंदर ऑन क्लिक पे ऑन शो हमने पास किया था उसके अंदर हम ये वाला फंक्शन पास करें, एक एरो फंक्शन है, और सेटर एक्टिव इंडेक्स जो है उसको हम यहाँ पे पास कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं इसको कि इस पे हम 0 पास करवा रहे हैं। अगर ये हमारे पास 1 हुआ तो ये फॉल्स हो जाएगा, तो बटन हमारे पास दिख जाएगा, और जैसे ही हम बटन पे क्लिक कर देंगे वो इस एक्टिव इंडेक्स को वो 0 कर देगा। ठीक है, तो इसके साथ कंपेयर होते ही ये ट्रू हो जाएगा, इसके साथ हमारा बटन हाइड हो जाएगा। ठीक है, और उसके साथ जो टेक्स्ट है वो हम यहाँ पे दिखा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सेम इसी दूसरे के लिए भी यही है, टाइटल है, इस एक्टिव है, यहाँ पे एक्टिव इंडेक्स हमारे पास 1 है। जब एक्टिव इंडेक्स की वैल्यू हमारे पास 1 होगी तब ये हमारे पास ट्रू होगा। इन द सेंस ऑफ ट्रू हमारे पास जो पैराग्राफ है वो हमें नजर आएगा, अगर फॉल्स हुआ तो हमारे पास ये बटन नजर आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये मेरे पास ट्रू हो रहा है। ठीक है, इनफैक्ट मैं आप लोगों को इस तरह कर सकता हूँ, इसकी वैल्यू मैं आप लोगों को इस तरह दिखा सकता हूँ। ठीक है, वैल्यू ऑफ इस एक्टिव इंडेक्स, सॉरी, ठीक है, इस तरह से मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ और इसको एक पैराग्राफ के टैग में इनरैप कर देता हूँ। अच्छा, और यहाँ पे बोलियन यूज कर दूंगा, एक्टिव इंडेक्स, स्पेलिंग चेक कर लेते। अच्छा, यही चीज मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। डिसेंडेंट मसला कहाँ पे आ रहा है? मसला तो नहीं आना चाहिए, खैर। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, वैल्यू ऑफ एक्टिव इंडेक्स हमारे पास 0 है, तो मतलब ये वाला ट्रू है। अब जैसे ही मैं इस पे क्लिक कर दूंगा उसकी वैल्यू हमारे पास 1 हो गई, तो फॉल्स हो गया, तो यहाँ पे हमें बटन दिख रहा है वैल्यू ऑफ एक्टिव इंडेक्स अब मौजूदा हमारे पास 1 है। अब जैसे ही मैं इस पे क्लिक कर दूंगा तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, और 0 होते ही हम ये वाला एलिमेंट दिखा देंगे। अच्छा, क्लियर हो गए ये? एनी क्वेश्चन?
अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास एक और एग्जांपल है प्रिजर्विंग एंड रीसेटिंग स्टेट. When you render a component, React needs to decide which parts of the tree to keep and update, and which parts to discard or recreate from scratch. In most cases, React's automatic behavior works well enough. By default, React preserves the parts of the tree that match up with the previously rendered component tree. However, sometimes this is not what you want. In this chat app, typing a message and then switching the recipient does not reset the inputs. This can make the user accidentally send a message to a wrong person. अच्छा, लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को बताया था कि रिएक्ट करता क्या है, वो डॉम ट्री में कुछ ना कुछ ऐड करता रहता है, ठीक है, या कुछ ना कुछ वहां से निकालता है, ठीक है. तो यहाँ पे भी यही बताया गया है कि रिएक्ट ऑटोमेटिकली उसका बिहेवियर यही है कि वो ट्री को मेंटेन करता रहता है. लेकिन कुछ आपके पास ऐसी सिचुएशन आ जाती है जो आपको खुद मेंटेन करनी पड़ती है, ठीक है. अब यहाँ पे एक मैसेज है टाइलर, एलिस, ठीक है, बॉब, ठीक है. तो डिफरेंट मैसेज हम यहाँ पे सेंड कर सकते हैं. अब अगर मैं यहाँ पे टाइलर को मैसेज सेंड कर दूं, ठीक है, लेकिन उसके बाद मैं यहाँ पे एलिस कर दूं, तो मैसेज वही टाइलर पे है. मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैं हाय एलिस कर रहा हूँ, अभी यहाँ पे मैं एलिस को मैसेज कर रहा हूँ. अगर एलिस को मैं मैसेज कर रहा हूँ तो मैं एलिस को ही मुखातिब करूंगा. लेकिन यहाँ पे मैंने रिसिपिएंट को चेंज कर दिया, मैं मैसेज भेज रहा हूँ टाइलर को और मुखातिब कर रहा हूँ एलिस को. तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी गड़बड़ कर रहा हूँ, ठीक है. तो सिंपल यहाँ पे मेरे पास एक सेटर फंक्शन है, यहाँ पे स्टेट मैंने डिक्लेयर किया है टू और सेट टू का. लेकिन अब मैं यहाँ पे इसमें कॉन्टेक्स्ट पास कर रहा हूँ और कॉन्टेक्स्ट में मेरे पास डिफरेंट एरेज. कॉन्टेक्स्ट बेसिकली मेरे पास एक एरे है और उसके अंदर मेरे पास डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है. 3 ऑब्जेक्ट्स तकरीबन मैं यहाँ पे पास करवा रहा हूँ टाइलर, एलिस और बॉब के नाम से. उसको मैं यहाँ पे चेंज कैसे कर सकता हूँ, तो यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट को मैंने ऐसा कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे डिफाइन किया है. कॉन्टेक्स्ट लिस्ट मेरे पास कहाँ है, एक मिनट, अच्छा ये है कॉन्टेक्स्ट लिस्ट. अच्छा, तो कॉन्टेक्स्ट डॉट मैप मैं चला रहा हूँ, जो कॉन्टेक्स्ट है उस पर मैप चला रहा हूँ. li की कॉन्टेक्ट डॉट ईमेल, ठीक है, li में उसकी की प्रोवाइड कर रहा हूँ. मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी हम मैपिंग करेंगे एक एरे पे तो हम टॉप लेवल एलिमेंट को की प्रोवाइड करेंगे, ठीक है. तो यहाँ पे इसको मैं एक की प्रोवाइड कर रहा हूँ. उसके बाद बटन में मैं क्या कर रहा हूँ, ऑन क्लिक ऑन सेलेक्ट, मतलब जब भी मैं इस बटन पे क्लिक करूँ तो ये वाला सेलेक्ट कर दो और स्पेसिफिक कॉन्टेक्ट को मैं यहाँ पे सेलेक्ट करवा रहा हूँ, ठीक है. कॉन्टेक्ट से मैं एक स्पेसिफिक कॉन्टेक्ट को ले रहा हूँ और उसी कॉन्टेक्ट को मैं यहाँ पे सेलेक्ट करवा रहा हूँ और उसी कॉन्टेक्ट का नेम इसी बटन में मैं डिस्प्ले करवा रहा हूँ. अच्छा, और दूसरा मेरे पास चैट डॉट जेएस का फाइल है, उस पे मैं क्या कर रहा हूँ, सेक्शन क्लास नेम चैट टेक्स्ट एरिया, ठीक है. तो जो टेक्स्ट है वो मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ और बटन है सेंड टू ईमेल, उसमें भी मैं यहाँ पे कॉन्टेक्ट का जो पैरामीटर है उसको यहाँ पे यूज कर रहा हूँ और टेक्स्ट ये जितने भी स्टेट है यहाँ पे मैं इसको यूज कर रहा हूँ, ठीक है. अब यहाँ पे ऐप के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, उस कॉन्टेक्ट लिस्ट के जो कॉन्टेक्ट लिस्ट है उसको मैं यूज कर रहा हूँ कंपोनेंट को और यहाँ पे कॉन्टेक्ट्स को कॉन्टेक्ट्स अरे यहाँ पे भेज रहा हूँ. सेलेक्टेड कॉन्टेक्ट, अभी जो मौजूदा सेलेक्टेड कॉन्टेक्ट है उसको मैं क्या भेज रहा हूँ, टू में जो वैल्यू पड़ी है उसको मैं यहाँ पे भेज रहा हूँ. ऑन सेलेक्ट कॉन्टेक्ट सेट टू कॉन्टेक्ट, ठीक है. ऑन सेलेक्ट में क्या होगा, यहाँ पे कॉन्टेक्ट में मेरे पास ऑन सेलेक्ट का मेथड था, ठीक है. उस पे हम क्या पास कर रहे थे कि जो भी मौजूदा कंटेंट हो वो हम यहाँ पे पास करवा रहे थे, ठीक है. तो यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे जो भी मेरा मौजूदा कांटेक्ट होगा उसको मैं यहाँ पे पास करवा दूंगा. चैट में कांटेक्ट टू, ठीक है, टू के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट मेरे पास होगा उसको मैं यहाँ पे चैट के अंदर भी पास करवा रहा हूँ. तो यहाँ पे उसका ईमेल और यहाँ पे इसका नेम यहाँ पे आ रहा है, ठीक है. अगर मैं ये हटा दूँ तो प्लेस होल्डर में उसका नेम आ रहा है एलिस, बॉब,
ठीक है, टाइलर, ये सारे सेंड टू टाइलर और यहाँ पे टाइलर का नेम आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे मैं हाय टाइलर कर देता हूँ, टाइलर, ठीक है, सेंड टू टाइलर, ठीक है। टाइलर को अब ये सेंड हो गया है, लेकिन अगर मैंने क्लिक कर दिया एलएस पे, मेरा यहाँ पे जो कंटेंट है वो अपडेट नहीं हो रहा है, ठीक है। अब अगर मैं मैसेज सेंड कर दूंगा सेंड टू एलएस, और मैसेज में क्या बोल सेंड कर रहा हूँ, हाय टाइलर, ठीक है। तो ये एक बग है मेरे पास, ठीक है। तो इसको सेट करने के लिए यहाँ पे मेरे पास एक की यहाँ पे चैट को मैं प्रोवाइड कर दूंगा। वो क्या होगा, टू के अंदर टू, अब यहाँ पे टू के अंदर एक ऑब्जेक्ट उठाया जाएगा ना, तो यहाँ पे टू के अंदर मैं नेम भी दे सकता हूँ, ईमेल भी दे सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे टू के अंदर मैंने यहाँ पे टू डॉट ईमेल उस ऑब्जेक्ट से उसका ईमेल उठा दिया और ऐसा आईडी प्रोवाइड कर रहा हूँ। अब अगर यहाँ पे मैं हाय टाइलर कर दूं और फिर यहाँ पे मैसेज में सेलेक्ट कर दूं, पर्सन में सेलेक्ट कर दूं एलएस, तो जैसे ही मैं एलएस सेलेक्ट कर दूंगा, यहाँ पे मेरा चैट बॉक्स जो है वो अपडेट हो जाएगा, ठीक है। वो ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो जाएगा और इस पे जो पुरानी वैल्यू थी वो चली जाएगी, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे जो पहले से मैसेज था हाय टाइलर, और फिर मैंने उसी मैसेज को एलेक्स को भेजना चाहा, जैसे ही मैंने एलेक्स पे क्लिक कर दिया, वो जो टेक्स्ट बॉक्स था वो रीसेट हो गया है, यहाँ पे मेरा पर्सन चेंज हो गया है। अब दोबारा से मुझे मैसेज टाइप करना होगा हाय एलेक्स, ठीक है। इस तरह से हम इसको मैसेज सेंड कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर कोई मसला हो तो पूछ लीजिएगा। एनी प्रॉब्लम? अच्छा, अब हम आएंगे रिड्यूसर पे, ठीक है। तो रिड्यूसर हम यहाँ से ही पढ़ लेते हैं। अच्छा, use reducer is a React hook that lets you add a reducer to your component। अब अगर मैं डिफरेंट मल्टीपल स्टेट्स को अपने कंपोनेंट के अंदर यूज कर रहा हूँ, तो फिर मेरे पास एक दूसरा ऑप्शन है कि मैं वहाँ पे यूज रिड्यूसर यूज करूँ। मल्टीपल स्टेट की बजाय मैं वहाँ पे एक रिड्यूसर का फंक्शन क्रिएट कर दूँ और उसमें डिफरेंट वैल्यूज पास कर दूँ। अच्छा, यूज रिड्यूसर भी उसी तरह काम करता है जिस तरह हमारा स्टेट काम करता था, लेकिन इसको बनाना थोड़ा सा चेंज है। एक इसमें कोड हमें थोड़ा सा ज्यादा करना पड़ता है स्टेट के बनिस्बत, लेकिन लेटर ऑन ये स्टेट से हमें काफी बेस्ट और अच्छी तरह जो हेल्प है वो प्रोवाइड करता है। अच्छा, इसको डिक्लेयर करने का जो तरीका है वो कुछ इस तरह है कि हम यहाँ पे कॉन्स्ट क्रिएट कर लेते हैं। ये हमारे पास स्टेट्स हो गए हैं, जो भी स्टेट्स होंगे, और यहाँ पे हमारे पास डिस्पैच फंक्शन हो गया है। अच्छा, ये रिड्यूसर हमारे डिस्पैच फंक्शन को टारगेट करेगा और ये स्टेट हमारे इनिशियल आर्गुमेंट्स को टारगेट करेगा। इनिट हम यहाँ पे बस थोड़ी देर में एंड होने वाली है। तो इस तरह से हम यूज रिड्यूसर को यूज कर सकते हैं। इनिट जो है ये हमारे पास ऑप्शनल है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक फंक्शन रिड्यूसर के नाम से बनाया गया है जिसमें हम स्टेट और एक्शन को डिफाइन करते हैं। फिर स्टेट डिस्पैच, यहाँ पे रिड्यूसर को हमने रिड्यूसर डिफाइन कर दिया, जो रिड्यूसर फंक्शन ऊपर हमने डिफाइन की है उसको यहाँ पे हमने असाइन कर दिया, और डिस्पैच जो है उसको यहाँ पे हमने असाइन करवा दिया, सॉरी स्टेट में हमने यहाँ पे वैल्यू असाइन कर दी कि एज हमारे पास 42 है। अच्छा, reducer, the reducer function that specify how the states gets updated. It must be pure, should take the state and action as argument and should return the next state. State and action can be of any type, ठीक है।
यूजुअली हम इसमें एक्शन भी डिफाइन करते हैं कि एक्शन हमारा ये है, और फिर उसके साथ हम स्टेट भी डिफाइन करते हैं कि ये स्टेट हमारे पास आना चाहिए। इनिशियल आर्गुमेंट, अच्छा बेहतर ये है कि मैं कोड के ज़रिए से ही समझा दूँ। एक वर्किंग एग्जांपल पे आ जाता हूँ। ये है हमारे पास। अच्छा, अब यहाँ पे मैं यूज रिड्यूसर को इंपोर्ट कर रहा हूँ रिएक्ट से, और यहाँ पे रिड्यूसर का जो फंक्शन है उसको मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। किस तरह से बना रहा हूँ? इनिशियली इसको मैं 2 आर्गुमेंट्स पास करूंगा इस रिड्यूसर फंक्शन को। एक हमारे पास स्टेट होगा, ठीक है, जो भी स्टेट मैं यूज करना चाहता हूँ। दूसरा मेरे पास एक्शन होगा। अच्छा, इफ एक्शन डॉट टाइप ट्रिपल इक्वल्स टू इंक्रीमेंटेड एज, ठीक है। एक्शन हमेशा जब भी मैं डिस्पैच पास करूंगा तो उसमें मैं एक्शन का टाइप डिफाइन करूंगा। अगर एक्शन का टाइप मेरे पास हो इंक्रीमेंटेड एज, तो रिटर्न कर दो क्या, एज स्टेट डॉट एज प्लस 1, एज रिटर्न कर दो, और एज में स्टेट में से जो एज है उसके साथ +1 कर दो। अदरवाइज अगर हमारे पास एक्शन टाइप डिफाइन नहीं है तो थ्रो कर दो एरर अननाउन एक्शन। अब यहाँ पे कॉन्स्ट में यहाँ पे मैंने स्टेट डिफाइन किया है, उसके साथ डिस्पैच डिफाइन किया है। यूज रिड्यूसर मैंने यूज किया है, जो रिड्यूसर फंक्शन मैंने ऊपर डिक्लेयर किया है वो यहाँ पे मैंने असाइन कर दिया है, और ये डायरेक्टली यहाँ पे असाइन होगा डिस्पैच को, और स्टेट की जो वैल्यू है वो सेकेंड नंबर पे यहाँ पे असाइन हो जाएगी। अच्छा, यूजुअली जब हम यूज स्टेट के जरिए से स्टेट डिक्लेयर करते थे और यूज रिड्यूसर के जरिए से हम डिक्लेयर करते हैं, उसमें बस थोड़ा सा फर्क ये है कि स्टेट को हमेशा हम पहले लिखते हैं, लेकिन इसकी वैल्यू जो होगी वो हमेशा बाद में आएगी। डिस्पैच फंक्शन हम बाद में लिखते हैं, जिस तरह हम सेटर फंक्शन लिखते थे, ठीक है, लेकिन सेटर फंक्शन की जो वैल्यू थी वो हम डिफाइन नहीं करते थे। यहाँ पे हम सेटर फंक्शन की वैल्यू भी डिफाइन कर रहे हैं, जो कि हमारे पास रिड्यूसर फंक्शन है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा फर्क है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ऑन क्लिक एरो फंक्शन है, डिस्पैच यहाँ पे मैं कॉल कर रहा हूँ, ये डिस्पैच, और उसके अंदर मैं ऑब्जेक्ट टाइप में डिफाइन कर रहा हूँ कि मैं इंक्रीमेंटेड एज कॉल कर रहा हूँ, ठीक है, जो यहाँ पे मैंने डिफाइन किया था कि मैं इसको कॉल करूंगा, ठीक है। और यहाँ पे इसको मैंने नाम दिया है इंक्रीमेंट एज। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा तो मैं यहाँ से एज को इंक्रीज कर दूंगा। अच्छा, अब अगर मैं डिक्रीमेंट एज को यहाँ पे कॉल करना चाहता हूँ, अच्छा इस तरह से मैं कर लेता हूँ। अच्छा, इफ एक्शन डॉट टाइप ट्रिपल इक्वल्स टू डिक्रीमेंट एज, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ फॉर टू सेव माई सेल्फ फ्रॉम स्पेलिंग मिस्टेक। अच्छा, रिटर्न करता हूं। अब यहाँ पे वही एज और स्टेट डॉट एज डॉट सॉरी डॉट नहीं -1, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे डिक्लेयर कर देता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे मेरे पास एक बटन था, यही बटन मैं यहाँ से उठाता हूँ, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे ऑन क्लिक जो मैंने डिक्रीमेंट एज कॉपी किया था उसको मैं यहाँ पे दिखा देता, ऐसा टाइप यहाँ पे मैं पास कर लेता हूँ, इसको भी मैं डेक कर लेता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, इंक्रीमेंट से मेरा एज इंक्रीमेंट हो रहा है, लेकिन डिक्रीमेंट से मेरा एज कम हो रहा है। लास्ट टाइम जब हम करते थे तो हम हैंडल फंक्शन क्रिएट करते थे स्टेट को मैनेज करने के लिए, ठीक है, या हम एरो फंक्शंस वहां पे करते थे। अब यहाँ पे सिंपल फॉर्म के बगैर मैं सिंपल यहाँ पे रिड्यूसर्स के जो डिस्पैच है वो कॉल कर रहा हूँ, और इसमें मैं वैल्यूज जो है वो उसको मैं मैनेज कर रहा हूँ। Use reducer is very similar to use state, but it lets you move the state update logic from event handlers into a single function outside of your component, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे बताया गया है कि use state और use reducer में हमें कौन सा यूज करना चाहिए। टोटली आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। यहाँ पे एक अच्छा, code size generally with use state you have to write less code upfront. With use reducer you have to write both a reducer function and a dispatch actions. However, use reducer can
अच्छा, यूज रिड्यूसर कैन हेल्प कट डाउन ऑन द कोड इफ मेनी इवेंट्स हैंडलर्स मॉडिफाई स्टेट इन अ सिमिलर वे। ठीक है। अच्छा, अब हमें यहाँ पे हेल्प क्या हो रही है? ठीक है, तो हम यहाँ पे कोड हमारा जो है वो एक सेंस में कह रहा है कि बढ़ रहा है, दूसरे सेंस में कह रहा है कि आपका कोड ऐसे फंक्शंस के रिलेटेड जो कि तकरीबन सेम फंक्शनलिटी करता है उसके मुताबिक वो कम होती जाती है। ठीक है। रीडेबिलिटी हमारी जो यूज रिड्यूसर की है वो क्लीन है और उसके ज़रिए से हम अपने कंपोनेंट्स को इजीली रीड कर सकते हैं। डिबगिंग में यूज रिड्यूसर जो है वो काफ़ी हमें हेल्प देता है और कंसोल लॉग के ज़रिए से हम रिड्यूसर के स्टेट्स को अपडेट करवा सकते हैं। ठीक है। इसी तरह टेस्टिंग अ रिड्यूसर इज अ प्योर फंक्शन दैट डजंट depend on your component. This means that you can export and test it separately in isolation. अच्छा, रिड्यूसर का जो फंक्शन है वो बिल्कुल प्योर और आइसोलेट है, वो किसी और कंपोनेंट के अंदर भी उसको हम टेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, पर्सनल प्रेफरेंस क्या है कि आप यूज स्टेट या यूज रिड्यूसर जो भी यूज करना चाहते हो वो यूज कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पे वी रिकमेंड यूजिंग अ रिड्यूसर इफ यू ऑफन इनकाउंटर बग्स due to incorrect state updates in some component and want to introduce some structure to its code. ठीक है। You don't have to use reducers for everything. Feel free to mix and match. You can use state and use reducer in the same component. ठीक है। तो आप reducer भी यूज कर सकते हो, use state भी यूज कर सकते हो। ठीक है। तो ये आप पे प्योरली डिपेंड करता है। अच्छा, लेकिन यूज रिड्यूसर जो है उसके ज़रिए से आप एरर वगैरह को आसानी से जज कर सकते हो, वाइल यूज स्टेट जो है उसके अंदर आप एरर को इतनी आसानी से जज नहीं कर सकते। ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास एक और एग्जांपल डिक्रीमेंट है। अच्छा, स्टेट इज रीड ओनली, डोंट मॉडिफाई एनी ऑब्जेक्ट्स और अरेज इन स्टेट। अच्छा, अब यहाँ पे कह रहा है कि ये नोट करने की चीज़ है, लास्ट टाइम हम स्टेट को डायरेक्टली मॉडिफाई कर रहे थे यूज स्टेट की हुक्स जब हम यूज कर रहे थे, लेकिन रिड्यूसर में हम कभी भी स्टेट को डायरेक्टली मॉडिफाई नहीं करेंगे। ठीक है। केस हम अब यहाँ पे हम स्विच यूज करें, एक्शन टाइप केस इंक्रीमेंटेड एज, स्टेट डॉट एज इज इक्वल टू स्टेट डॉट एज प्लस 1, डोंट म्यूटेट एन ऑब्जेक्ट इन स्टेट लाइक दिस, ये हमें बता रहा है। इंस्टेड ऑलवेज रिटर्न न्यू ऑब्जेक्ट फ्रॉम योर रिड्यूसर। ठीक है। तो यहाँ पे न्यू ऑब्जेक्ट को हम किस तरह रिटर्न करवा सकते हैं? सिंपल स्प्रेड ऑपरेटर जो है उसको हम यूज करके स्टेट को यहाँ पे कॉल करेंगे और फिर उसमें से एज को यहाँ पे एज प्लस 1 कर देंगे। ठीक है। अब ये क्या कर रहा है? ये इसकी एक न्यू कॉपी बना रहा है और उस कॉपी को यहाँ पे मैनिपुलेट कर रहा है इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली मैनिपुलेटिंग द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ। ठीक है। अच्छा, read updating object in state and updating arrays in state sorry, अच्छा यहाँ पे एक और एग्जांपल था, एक मिनट यार वो मुझे मिल जाए। यहाँ पे एक और एग्जांपल था, शायद वो मैंने स्किप कर दिया। अच्छा, आई थिंक ये था, चलो मैं ये देख लेता हूँ। अच्छा, तो बेसिकली कहने का मकसद क्या है? कभी भी आप डायरेक्टली स्टेट को मॉडिफाई ना करें। स्टेट डॉट एज, अब स्टेट में हम एज पास करें, स्टेट डॉट एज इज इक्वल टू स्टेट डॉट एज प्लस 1, इस तरह मॉडिफाई ना करें। हमेशा के लिए उस स्टेट का न्यू ऑब्जेक्ट बनाए या उसकी एक कॉपी, इसको हम कॉपी भी कह सकते हैं, इस तरह एक कॉपी बनाए, उसके बाद आप उस ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टी को मॉडिफाई करवा सकते हो। ठीक है। इन दिस केस ये कोई एरर या बग्स क्रिएट नहीं करेगा।
ठीक है, लास्ट टाइम क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि आउटसाइड द ऑब्जेक्ट में रिएक्ट के अंदर एक चीज को अपडेट कर रहा था, वो एक अजीब सा एरर क्रिएट कर रहा था। ठीक है, वो कप्स वाला जो गेस्ट के हम कप्स दे रहे थे ना, वो वाला एग्जाम्पल। ठीक है, तो वो एक अजीब गरीब सा एरर क्रिएट कर रहा था। तो सिमिलर एरर यहाँ पे भी क्रिएट हो सकता है। ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ अपडेटिंग द होल ऑब्जेक्ट, हमें यहाँ पे उसकी एक कॉपी बनानी चाहिए और उसको अपडेट करना चाहिए। अच्छा, ये आपके पास कुछ एग्जांपल्स है, कोशिश करो आप इसको सॉल्व कर दो। ठीक है, और यहाँ पे इसको सॉल्व करो। अगर नहीं सॉल्व कर सकते तो इसका सोल्यूशन भी आई थिंक उन्होंने दिया होगा। ठीक है, तो उसको भी देख सकते हो आप। टू डू लिस्ट है आपके पास, एरे। ठीक है, तो ये भी आप लोग इससे कर सकते हो। तो ये सारा आप लोगों का होमवर्क है। अच्छा, तो यूज रिड्यूसर तक हमने कवर कर लिया। इंशाल्लाह इसके बाद हम यूज इफेक्ट, मास्टरिंग रिएक्ट यूज इफेक्ट और यूज कॉन्टेक्स्ट फॉर बेटर स्टेट मैनेजमेंट, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बल्कि यूज कॉन्टेक्स्ट ऑलरेडी मैं कवर करवा चुका हूँ। मैं यूज कॉन्टेक्स्ट फॉर बेटर स्टेटमेंट ये चीज़ें देख लूंगा इंशाल्लाह। अगर यहाँ पे कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा, नहीं तो फिर मीटिंग ऑलरेडी एंड होने वाली है। एनी क्वेश्चन? I think that's enough. Okay guys, see you in next class. Allah Hafiz.